हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट थर्ड के बारे में। अब ये हमारी एक वन शॉट वीडियो रहेगी, मतलब इस एक ही वीडियो में पूरी यूनिट थर्ड को हम कवर करने वाले हैं। और यूनिट थर्ड हमारी है भी पूरी एनालिसिस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, और देखा जाए तो लेंदी यूनिट भी है, क्योंकि इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं और हम इन चारों को ही यहाँ पे जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। बाकी एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो लगभग ये मान लो कि इस यूनिट में से 20 से 30 मार्क्स आपके आराम से मतलब कंटेंट आएगा, तो इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से जो है करके जाते हो। बाकी आपको पता है कि ये हम कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसके रहेंगे उसको हम यहाँ डिटेल्स में कवर करेंगे और इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इसकी जो भी पीडीएफ है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज, वो सारी पीडीएफ आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर जाके देखने को मिल जाएगी। अब सिंपली बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो सबसे पहले हमारा आता है डिटेल नोट ऑन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब देखो ये हमने अपना पहला वाला जो चैप्टर था वो लिया है। अब इसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं, मोर्स मेथड, बोलार्ड्स मेथड एंड फजांस मेथड। अब देखो या तो ऐसा होगा कई बार कि ये पूरा का पूरा आपका 10 मार्क्स के अंदर आ रहेगा कि आपको सबके बारे में थोड़ी देर बात लिख दो, वरना कई बार ऐसा हुआ है कि जो अकेला हमारा मोर्स मेथड है ना, वही पूरा का पूरा 10 मार्क्स में देखने को मिल जाता है। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि बोलार्ड और फजान दोनों आपको 5-5 या 7-7 नंबर में मतलब मिक्स करके दे देते हैं एक ही क्वेश्चन में दोनों। तो इसीलिए देखा जाए सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोहर वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड हमारा आता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये इसी के अंदर का चैप्टर 2 है। अब इसके ऊपर तो ब्रीफ इंट्रो आएगा, लेकिन मेनली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के अंदर जो आता है वो आता है मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में। और इसी के अंदर आपको यानी कि ये मान लो कि अगर आप किसी एक का मैकेनिज्म समझ लोगे तो दोनों का मैकेनिज्म काम आता है, क्योंकि इंडिकेटर तो मेन ही होता है। तो ये मान लो पूरा मेटल आयन इंडिकेटर के ऊपर। देन इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देन थर्ड हमारा आता है इस पूरी यूनिट का, यानी कि यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, इस पूरी यूनिट का भी सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविमेट्री के बारे में। तो ग्रेविमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में देखा गया है और डायरेक्टली कई बार 10 मार्क्स में, कई बार 7 मार्क्स में तो आता ही आता रहता है। तो सिंपल आएगा डिफाइन ग्रेविमेट्री। अब ग्रेविमेट्री करने के लिए हमें 7 से 8 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो बस आपको उन्हीं स्टेप के नाम लिखने हैं और उन्हीं स्टेप के बारे में बता देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड एक हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे आगे बात कर लेंगे। शॉर्ट में ये आता है 2 नंबर में कई बार आ जाता है। देन आखिरी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डायोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में, जो हमारा 4th है। अब ये थोड़ा सा कम आता है क्योंकि भाई इससे पहले हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आ जाता है कभी कभी। शॉर्ट में इसको भी देख लेंगे, प्रिंसिपल मेथड एप्लीकेशन क्या कैसे होता है। देन हमारे कुछ आते हैं जैसे एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे कुछ कुछ आते हैं, तो इस पर भी हम यहाँ पे नजर डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, राइट इन डिटेल्स नोट ऑन मोर्स मेथड, बोलार्ड्स मेथड या फिर फजांस मेथड। अब ये तीनों हमारे आते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। तो अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राइट डिटेल नोट ऑन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो आपको इसकी एक डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, और वो जो ये वाला हमारा पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम है ये तो आप बना के आओगे, और इसके बाद आप एक एक करके तीनों के बारे में लिख के आ जाओगे। बाकी कोई भी आता है, देखो मेरा सिंपल है, अगर मोहर साहब वाला कोई भी आया ना, आपको ये तो बना के आना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइट्रेशन का एक स्टैंडर्ड डायग्राम मान लो जो हर कहीं आपके काम आएगा। तो हम लोग एक बार अपने टाइट्रेशन को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो टाइट्रेशन प्रोसेस में हमने क्या समझा था कि एक मान लो हमारे पास कोई अननोन सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन बना था आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना है, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि हमें इसकी कंसंट्रेशन के बारे में पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसी के जैसा मिलता जुलता एक और सॉल्यूशन लेते हैं, और इस सॉल्यूशन की हेल्प की मदद से हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन यानी कि ये हम जो सॉल्यूशन लेंगे ये हमारे पास नोन होगा, एक तरह से बोल सकते हैं हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। अब इस सॉल्यूशन की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि ये जो अननोन सॉल्यूशन था इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे टाइट्रेशन बोल रहे थे। अब जैसे नॉर्मली हमने अपने एसिड बेस टाइट्रेशन में बात की थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि ऊपर हमारा एसिड था, नीचे हमारा बेस था, या इसको रेसिप्रोकल बोल रहे, तो हम क्या कर रहे थे, एक अपने जैसे मान लो एसिड से बेस को न्यूट्रलाइज करवा रहे थे, तो ये हमारी हो गई एसिड बेस टाइट्रेशन। इसी तरह आपको याद रखना है कि जो भी आने वाली हमारी टाइट्रेशन है उसके नाम में ही जो है उसका काम छुपा होगा। तो अब हमको यहाँ पे बात किसके बारे में करनी है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। तो सिंपली अगर मैं आपको बुलाऊं तो देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का सिंपल फंडा है कि यहाँ पे जब आप टाइट्रेशन करोगे, देखो टाइट्रेशन आपको पता है, आपको अगर और डिटेल्स में टाइट्रेशन के बारे में जानना हो तो यूनिट सेकंड जो हमने कवर की थी उसमें टाइट्रेशन के बारे में स्टार्टिंग हमने 5 से 10 मिनट बात की है, तो आप पहले टाइट्रेशन के बारे में समझ लेना, ठीक है। तो टाइट्रेशन आपको पता है। अब नॉर्मली जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा होता है, तो जो ये वाली होगी ना प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसमें क्या होगा कि जब हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे तो जब हम टाइट्रेशन कर रहे होंगे उस टाइम हमारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं प्रेसिपिटेट।
प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट एक्चुअल में क्या होते हैं, तो प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी वगैरह बोलते हैं। अब पीपीटी क्या होता है, वो नहीं होता जो इमेज बनाई जाती है। अब नॉर्मली मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मान लो आप आटा का भी छानते हो या कुछ भी लेते हो, तो इतने छोटे छोटे हमारे बॉल से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इतने छोटे छोटे हमारे बॉल से बन जाते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पे पीपीटी बोलते हैं। अब ये हमारे पूरे के पूरे थोड़े से सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि लिक्विड से बन जाते हैं। अब कभी आप लैब वगैरह में गए होगे, शायद आपने कभी रिएक्शन देखी होगी, तब आपको ये दिखाई देंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा यहाँ डायग्राम शो कर दूंगा, टाइम लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको डायग्राम शो कर दूंगा। तो जो पीपीटी होते हैं ना प्रेसिपिटेट, वो आपको यहाँ शो रहे होंगे। तो ये होते हैं हमारे प्रेसिपिटेट। तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन के लिए आपको बताया कि ऊपर हमारा होता है टाइट्रेंट, नीचे हमारा होता है टाइट्रेंट, डी होता है, और इसी को हम यहाँ पे एनालाइट बोलते हैं। तो जब हम रिएक्शन करेंगे, ऊपर से इसको ड्रॉप वाइज गिराएंगे, तो जब ये टाइट्रेंट हमारे नीचे एनालाइट के पास आता है, तो आपस में मिलकर रिएक्ट करता है। और रिएक्शन करने पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह के पीपीटी फॉर्म होंगे, और जब ये पीपीटी हमारे फॉर्म होंगे ना, तो इसी वाली टाइट्रेशन को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। क्योंकि ये हमारी वो टाइट्रेशन है जिसमें हमारा क्या हो रहा है कि पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं जब हम टाइट्रेशन कराते हैं। अब दूसरा पॉइंट प्रेसिपिटेट में क्या होगा कि देखो, ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे इस तरह के पीपीटीज हमारे यहाँ पे फॉर्म होंगे। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि ये जो टाइट्रेशन हम कराते हैं, आपको ये तो पता है कि जो टाइट्रेशन हम कराएंगे उसमें जो नीचे वाला होता है ना, ये हमारा होता है अननोन सॉल्यूशन, और ऊपर हमारे पास था नोन सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की मदद से हम जो है इसमें पता लगाते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। तो जहाँ पे जो हमारे अननोन सॉल्यूशन रहने वाले ना, जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता लगानी है, वो हमारे होते हैं हैलाइट्स। क्या होते हैं दोस्तों, हैलाइट्स होते हैं। और हैलाइट्स के अंदर भी मोस्टली हमारे क्लोराइड होते हैं। अब आपको पता होगा हैलाइट्स में हमारे क्या आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यही आते हैं। तो इसमें भी मोस्टली जो हमारे क्लोराइड होते हैं ना, वो इस वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे हमारा सिंपल मान लो कि मान लो NaCl है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaCl। अब हमको ये बताना है कि ये जो हमारा NaCl यहाँ सॉल्यूशन है ना, इसमें इसके अंदर कितनी मात्रा में हमारा क्लोराइड प्रेजेंट है, क्योंकि हमें मेनली क्लोराइड की कंसंट्रेशन को ही पता लगाना होता है। तो अगर हमें यहाँ पे इस पूरे सॉल्यूशन में, ये एग्जाम्पल दिया है, कोई भी हमारा हो XYZ, तो जब हम यहाँ पे क्लोराइड की कंसंट्रेशन को पता लगाना होगा, तो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और ये टाइट्रेशन क्या करेगा, ऊपर से हमारे एक अलग यहाँ पे टाइट्रेंट डाला जाएगा, और वो यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा, तो वो रिएक्ट कैसे करता है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि ये जो हमारा ऊपर से गिरेगा ना, ये क्या करेगा, इस क्लोराइड के साथ मिलके इस तरह के प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। और बाद में हम इन प्रेसिपिटेट को काउंट करके या वेट करके पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे इसके अंदर क्लोराइड कितनी मात्रा में प्रेजेंट था। तो इस तरह हम अपने यहाँ पे क्लोराइड को पता लगाते हैं। अब मेन आपको प्रेसिपिटेशन पता चल गया कि एक तो प्रेसिपिटेट बनते हैं, दूसरा हम इसमें क्लोराइड को पता लगाते हैं, या फिर मेनली हैलाइड्स को पता लगाते हैं। अब इनको पता लगाने के लिए हमारे पास एक तरह से 3 तरीके होते हैं, यानी कि 3 मेथड होते हैं। तो उसमें पहला तरीका हमारा आता है मोहर्स मेथड वाला, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड हमारा आता है बोल्हार्ट्स मेथड वाला, और थर्ड हमारे पास आता है फजांस मेथड। तो हमें एक एक करके समझना है, यानी कि काम तीनों का एक ही है, क्योंकि तीनों मेनली हमारे प्रेसिपिटेशन के अंदर आते हैं। तो काम तीनों का यही है कि तीनों के अंदर हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे अननोन सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन को पता लगाना है। मेन काम हमारा यही है, बाकी मेथड हमारे तीनों अलग होंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मोहर्स मेथड के बारे में। तो देखो, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, यानी कि जो हमारी मेन प्रेसिपिटेशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा मेथड होता है मोहर्स मेथड। और इसको हमारे कार्ल फ्रिडरिच मोहर जी ने 1856 में डिस्कवर किया था। अब आपको पता होगा कि जब भी हम कोई टाइट्रेशन करते हैं, एक हमारे पास टाइट्रेंट है जो ऊपर से गिरेगा, एक टाइट्रेंट है यानी कि एनालाइज करेंगे, और एक हम इसमें डालते हैं अपने इंडिकेटर को। अब जो इंडिकेटर होता है उसका मेनली काम क्या होता है कि हमारी पहचान कराता है कि जब हम ऊपर से इसको गिरा रहे हैं तो भाई कब तक इसको नीचे गिराएंगे। तो इंडिकेटर हमको बताता है कि भाई बस इसको रोक दो, अब आपकी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी जो मतलब रिएक्शन है कंप्लीट हो गई है, मतलब तो उसी इंडिकेट करता है उसी को, इसीलिए इसका नाम इंडिकेटर होता है। यानी कि हमारी पूरी रिएक्शन का एंड पॉइंट बताता है। एंड पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जब हम रिएक्शन यहाँ पे रोक देंगे, और इसके अंदर टाइट्रेंट हमारे जितना खत्म होगा उसको कैलकुलेट करके हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो इसमें क्लोराइड था या कोई और सॉल्यूशन था वो कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट था। तो मोहर्स मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम क्रोमेट का एज एन इंडिकेटर, यानी कि यहाँ पे जो पोटेशियम क्रोमेट आपको दिख रहा होगा K2CrO4, इसको हम एज इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। तो जो हमारा मोहर्स मेथड है, इट इज इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड अगेंस्ट हैलाइड्स इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखो, हैलाइड्स मैंने आपको वही बताया कि हैलाइड्स हमारे क्या होते हैं, क्लोरीन कोई होगा तो मेनली हम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे। तो हमें मेनली क्या करना है कि इसी के बारे में यहाँ पता लगाना होगा। तो अब कैसे पता चलाएंगे, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। तो कंडीशन हम यहाँ ले लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास पूरी टाइट्रेशन है, ठीक है। अब ये हम करने वाले प्रेसिपिटेशन, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हमें क्लोराइड को पता लगाना है। तो लेट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे NaCl ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, NaCl ले लिया। अब हमें इसको टाइट्रेट करना है। तो जो हमारे मोहर्स मेथड है ना, उसमें जिसके साथ यानी कि जिसके द्वारा हम इसको टाइट्रेट करेंगे उसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि हमारा AgNO3 होता है मेन यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जैसे ये तो आपको बताइए कि टाइट्रेशन करते हैं, तो ऊपर से हम यहाँ पे अपने टाइट्रेट
नाइट्रेंट को डालेंगे जो नीचे इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मोर्स मेथड है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का। किसका इस्तेमाल करें? सिल्वर, यानी कि AgNO3 का इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे हमने यहाँ पे क्या ले लिया? अपना NaCl ले लिया, यानी कि इसके अंदर मिले हमको क्लोराइड की कंसंट्रेशन का पता लगाना है। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारा इंडिकेटर रहेगा वो रहेगा K2CrO7 और इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्रोमेट। तो ये हमारा रहेगा एज इंडिकेटर। तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो बस स्टार्टिंग में ये हमने यहाँ NaCl प्रिपेयर किया, यहाँ हमने AgNO3 प्रिपेयर किया। अब इसकी 2-4 बूंदे हम क्या करेंगे? यहाँ पे डाल देंगे अपना K2CrO7, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे अपनी रिएक्शन को ओपन करेंगे, जो हमारा AgNO3 है वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा। क्या होगा दोस्तों? नीचे गिरना शुरू होगा। अब जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा, जो हमारा AgNO3 है, यानी कि यहाँ पे जो आपको AgNO3 दिख रहा है, ये हमारा रिएक्शन करेगा NaCl के साथ में। किसके साथ करेगा? NaCl के साथ में। अब रिएक्शन कैसे करेगा? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बाहर बाहर के हैं इन्हें आपस में कर दो, तो अंदर अंदर के इन्हें कर दो। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? AgCl बनाएंगे। अब ये जो AgCl यहाँ पे बनता जाएगा ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बनता है एक्चुअल में हमारा प्रेसिपिटेट, यानी कि इस तरह की जो हमारी पीपीटी होती है वो AgCl की फॉर्म में बनेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही हमारा AgCl नीचे गिरना शुरू होगा, ये हमारे सोडियम क्लोराइड यानी कि क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा और इस तरह हमारे यहाँ पे जो है पीपीटी बनना शुरू हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों? पीपीटी बनना शुरू हो जाएगी। अब ये बनते रहेगी और जैसे ही हमारा एंड पॉइंट, क्योंकि हमको यही तो देखना है कि क्लोराइड कितने हैं, तो जब AgNO3 हमारे ऊपर से गिरता रहेगा और जब वो गिरता रहेगा तो हमारे क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके उसको AgCl में कन्वर्ट करता रहेगा, यानी कि ऐसी पीपीटी हमारी बनती रहेंगी। अब जैसे ही हमारे इसके अंदर जितने क्लोराइड रिकाउंट करना है, तो जैसे ही हमारे इसके अंदर के जो क्लोराइड है वो यहाँ पे खत्म होना शुरू होंगे, हमारी ये रिएक्शन भी तो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो एक मोमेंट आएगा कि हमारे जो क्लोराइड है ना वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे? रिएक्ट करके AgCl की फॉर्म में, यानी कि जितने इसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट होंगे वो हमारे AgNO3 के साथ रिएक्ट करके हमारी AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अब हम बात करें तो इसके अंदर के सारे क्लोराइड खत्म हो गए। अब हमें यहीं पे हमारा एंड पॉइंट आता है। देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब देखो जो हमारे AgCl3 थे, यानी कि Cl3 थे, ये हमारे खत्म हो गए, लेकिन हमारा जो AgNO3 है वो तो ऊपर से फिर भी आएगा। तो जैसे ही हमारा AgNO3 ऊपर से और गिरेगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारा AgNO3 ऊपर से और गिरेगा। हमारे पास क्या था? अब यहाँ पे पड़ा था हमारे पास इंडिकेटर, क्योंकि अब तक इंडिकेटर का कोई काम नहीं था। तो अब यहाँ पे इंडिकेटर आता है K2CrO7। अब क्या होगा कि हमारे पास NaCl यानी कि Cl बचा नहीं है। तो जब Cl नहीं बचा तो AgNO3 भी किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा ना। तो देन ये AgNO3 हमारा रिएक्ट करता है इसके साथ में, यानी कि पोटेशियम क्रोमेट के साथ में। यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा K2CrO4 होता है, 7 नहीं। तो ये हमारा पोटेशियम क्रोमेट है। अब जैसे ही AgNO3 हमारा इसके साथ तो कर नहीं सकता, तो अब वो रिएक्ट करेगा हमारा पोटेशियम क्रोमेट यानी कि इंडिकेटर के साथ में, क्योंकि भाई वो नीचे आएगा वो तो रिएक्ट करेगा। तो अब तक वो रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जितना क्लोराइड था वो इसके साथ रिएक्ट हो जा रहा था। अब क्लोराइड हमारे खत्म हो गए, तो जब क्लोराइड खत्म हो गए अब ये हमारा रिएक्ट करेगा। तो वही देखो ये Ag हमारा इधर आ जाएगा इन चार के साथ में और NO3 इधर। तो अगर हम यहाँ पे इसके 2 मोल लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बनाए तो हमारा क्या बनेगा? Ag2CrO4। तो हमारे पास बन जाएगा सिल्वर क्रोमेट। जो अब तक हमारा पोटेशियम क्रोमेट था बन जाएगा सिल्वर क्रोमेट। और इधर क्या बाहर निकल जाएगा हमारा? यहाँ पे K है तो K2NO3, यानी कि सिंपल लिखा, हाँ 2 मोल थे ना, तो 2KMNO3 ये हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो सिल्वर सिंपल हमारा क्या बनेगा? हमारे लिए मेन है, तो हमारा सिल्वर क्या बनेगा? सिल्वर क्रोमेट बनेगा। और जो सिल्वर क्रोमेट है ना ये भी हमारे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा। और जब ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा तो ये कलर देता है हमारा यहाँ पे कौन सा कलर का? रेड कलर। जो हमारा रेड कलर होगा वो यहाँ पे हमको शो होगा। और जैसे ही हमको रेड कलर यहाँ पे शो होगा हम समझ जाएंगे कि अब जितने हमारे क्लोराइड थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। और इसी बस हमको मेन क्या था? क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करनी थी। तो मेन हम यहाँ समझ जाएंगे कि अब हमारे जो क्लोराइड है वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। और यही हमारा डिटरमाइन करेगा हमारी एंड रिएक्शन को। यानी कि सिंपल जो इंडिकेटर था ना, वो इंडिकेटर इसलिए नहीं डाला गया था कि वो इसके साथ रिएक्शन करे, वो इसलिए डाला गया था कि अब जैसे ही हमारे क्लोराइड खत्म हो जाएंगे इंडिकेटर आएगा, वो इसको क्या करेगा? एकदम हमें रेड कलर दे देगा। और रेड हमारा होता है ब्रिक रेड एक तरह से, यानी कि जो ईंट हमारी होती है ना लाल रंग की, वैसा ब्रिक रेड होता है। तो जैसे हमको यहाँ ब्रिक रेड कलर दिखाई देगा, पीपीटी दिखाई देंगे, हम समझ जाएंगे कि हमारी रिएक्शन रुक चुकी है और हम यहाँ पे रोक देंगे। अब समझो कि भाई कहानी, यानी कि इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा था। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या थे? क्लोराइड आयन, यानी कि हमने यहाँ पे क्लोराइड आयन लिए थे। तो इन क्लोराइड को हमें क्या करना था? पता लगाना था। अब ऊपर से हमारे क्या है? सिल्वर आयन यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे थे, यानी कि यहाँ AgNO3 से हमारा Ag गिर रहा था और Ag हमारा क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो हमारे ऊपर से सिल्वर गिर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जैसे
जैसे ही हमारा ये कलर चेंज होगा, इसका मतलब क्या, हमारे सारे के सारे क्लोराइड आयन यूज हो चुके हैं। अब क्लोराइड आयन हर एक, यानी कि एक क्लोराइड आयन हमारा एक सिल्वर आयन के साथ गया है। तो अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बनाऊं कि अगर मेरे यहाँ पे 10 क्लोराइड आयन थे तो मेरे यहाँ पे 10 सिल्वर के आयन भी खत्म हुए। तो इसी तरह मैं यहाँ पता लगा लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्लोराइड, यानी कि जो मैंने ऊपर से यहाँ से खत्म किया है, अगर मैं इसके लेवल को यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ तो ऑटोमेटिक ये पता लगा सकता हूँ कि मेरे जो क्लोराइड थे वो यहाँ पे कितने यूटिलाइज हुए, यानी कि कितने खत्म हुए। तो इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि जो मेरा ये सॉल्यूशन था अननोन वाला, इसके अंदर जो क्लोराइड थे वो कितने मात्रा में प्रेजेंट थे। यानी कि आप सिंपल लॉजिक ये समझ रहे हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक एग्जांपल पिछली वीडियो में दिया था कि एक क्लासरूम है और उसके अंदर हमें नहीं पता बच्चे कितने हैं, तो हम यहाँ से 100 चॉकलेट भेजेंगे और बोलेंगे हर एक बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए। और जब डब्बा बाहर निकल के आता है तो हमने ये देखी कि 50 चॉकलेट हमारी अभी भी बची हुई हैं। इसका मतलब 50 चॉकलेट हमारी यूज हो गई और हर एक बच्चे ने एक लिया। तो हम केवल चॉकलेट के यूजेस के बेस पे ये पता लगा लेंगे कि इस क्लास के अंदर टोटल 50 बच्चे या 50 स्टूडेंट प्रेजेंट है। यही फंडा यहाँ करते हैं कि हम यहाँ से सिल्वर वाला, यहाँ से सिल्वर नाइट्राइड डाल रहे हैं तो सिल्वर क्या कर रहा है, एक सिल्वर हमारा एक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाता है। तो हम एंड में क्या देखते हैं कि हमारे कितने सिल्वर थे वो यहाँ पे यूज हो गए, और जितने सिल्वर हमारे यहाँ पे यूज हो गए होंगे वो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्लोराइड। तो हम सिल्वर के यूटिलाइजेशन के बेस पे हम यहाँ पे क्लोराइड का अमाउंट भी पता लगा देते हैं। और यही होता है कि यहाँ पे एक हमारा नोन सॉल्यूशन था, उसकी मदद से हमने एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगाया। तो ये पूरा फंडा हमारा होता है मोर्स मेथड के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसके पीछे का लॉजिक भी समझ आ गया होगा। तो बस अब आपको कहानी लिखनी है, तो मोर्स मेथड ये सारी बातें लिख देना। प्रिंसिपल वही है कि इट इन्वॉल्व टाइट्रेशन करेंगे जिसमें सिल्वर नाइट्राइड हमारा हैलाइड्स के अगेंस्ट पूरा न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा रिएक्ट करेगा। और 2% हम लेंगे पोटेशियम क्रोमेट को एज इंडिकेटर, और लास्ट में हमारा ब्रिक रेड कलर हमको दिखाई देगा। अब रिएक्शन क्या है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा जो AgNO3 है वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और हमको सिल्वर क्लोराइड मिलेगा जो प्रेसिपिटेट बनेगा और NO3 बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, जब हमारे सारे क्लोराइड खत्म हो जाएंगे देन हमारा जो सिल्वर नाइट्राइड है भाई उसको तो आ रही है, वो तो ऊपर से आ रहा है, तो वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमें रेड कलर देगा, यानी कि यहाँ सिल्वर क्रोमेट बनाएगा जो ब्रिक रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट होगा। जैसे ही हमको ये दिखेगा, विजुअलाइज करेंगे, हम तुरंत बोल देंगे कि रिएक्शन रोक दो, ढिंडोरा पिटवा दो, यहाँ रिएक्शन रोक दो कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी और हम चेकआउट कर लेंगे सारी की सारी बातें। प्रोसीजर वही बताया कि सबसे पहले NaCl सॉल्यूशन हम लेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे 50 ml सॉल्यूशन में और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे। फिर पोटेशियम क्रोमेट का 2 ml लेंगे, उसमें डाल देंगे। तो ये सब बहुत सिंपल है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। इसको आप चाहो थोड़ा बहुत रीड भी कर सकते हो। फिर ब्यूरेट में हम AgNO3 बनेंगे, यानी कि ऊपर हमने AgNO3 भरा, फिर यहाँ AgNO3 NaCl क्या रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा और सारा कुछ एंड वही है। एंड में हमें रेड कलर दिखेगा जो एंड पॉइंट को डिटेक्ट करेगा। अब कैलकुलेशन करने के लिए हमारे फॉर्मूले आते हैं N1V1 या N2V2, M1V2। अब ये इस पर है, जैसे हम जब ये लेंगे ना तो ऐसे लेंगे 0.1 नॉर्मलिटी AgNO3 या फिर 0.1 M AgNO3, तो इस तरह लेंगे हम यहाँ पे। तो मान लो N वाला है तो बस हमें क्या 0.1 इंटू वॉल्यूम हमारा जितना हमने यहाँ यूज़ किया, मान लो 10 ml यूज़ किया 10 ml लिख देंगे, और नीचे हमने ये कितना ml लिया था वो ml लिख देंगे। टोटल इस तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओवरऑल आपकी यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगी। बाकी एप्लीकेशन देखना मोर मेथड के, तो ये इंपॉर्टेंट हमारी होती है, यानी कि सिंपल सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, क्रोमेटाइन और क्लोराइड, ब्रोमाइड, थायोसाइन, इन सबको निकालने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा। तो सबसे बड़ा जो हमारा सोडियम क्लोराइड था उसके बारे में तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा कि हमारा जो NaCl था वो सोडियम क्लोराइड ही था। तो अगर आता है स्पेशल की सोडियम क्लोराइड के बारे में लिखो तो यही वाला आपको लिख के आना पड़ेगा, और सोडियम का पूरा फॉर्मूला NaCl, ये रिएक्शन सब कुछ आप एज इट इज यही चिपका के आ जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोलार्ट मेथड के बारे में। तो इसको देखो, एक जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे जैकब वोलार्ट, उन्होंने 1874 में इसको डिजाइन किया था। अब उन्होंने भी क्या बोला, देखो मेन हमारा वो पूरे हैलाइड्स के लिए था, लेकिन जो वोलार्ट मेथड है ना वो हमारे सिर्फ एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर बाई टाइट्रेटिंग स्टैंडर्ड थायोसाइनेट, यानी कि जो हमारा वोलार्ट मेथड है ना उसमें हम सिल्वर की यहाँ पे क्या करते हैं, टाइट्रेशन को पता लगाते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन को। अब जैसे हम यहाँ कर रहे थे तो यहाँ पे हम NaCl का पता लगा रहे थे, लेकिन जो हमारा वोलार्ट मेथड है उसमें क्या करेंगे कि इधर हम क्या करेंगे, जो हमारे सिल्वर आयन है ना उनके बारे में पता लगाते हैं। अब पता कैसे लगाते हैं, और ये हमारा इसके यानी कि प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होना, इनकी बातों को हमें यहाँ समझना है। बाकी इसमें इंडिकेटर हम लेते हैं फेरिक साल्ट का, यानी कि Fe3 पॉजिटिव हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ये जो हमारा वोलार्ट मेथड है ना ये काम करता है हमारे बैक टाइट्रेशन वाले सिस्टम पे। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक बार आपको पूरा समझा ही देता हूँ सारी कहानी। तो देखो स्टार्टिंग बिल्कुल इसकी सेम होगी जैसे हमने मोहर मेथड में किया था, कि हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे लेते हैं AgNO3, क्या लेते हैं AgNO3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना NaCl सॉल्यूशन लेंगे जो नीचे है, और अब हम क्या करेंगे इनको टाइट्रेशन करना शुरू करेंगे। अब देखो क्या होता है, जब हम यहाँ से AgNO3 की टाइट्रेशन यहाँ पे करना शुरू करेंगे तो AgNO3 नीचे आएगा, और नीचे जाने के बाद जो हमारा AgNO3 है वो हमारा क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेट बनाना शुरू करेगा। क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाना शुरू करेगा। अब जैसे ही हमको पूरा लगेगा कि भाई हमारा प्रेसिपिटेट लगभग बन चुका है, यानी कि दादा पूरा बन चुका है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे AgNO3 को फिर से, मतलब रोकेंगे नहीं हम ये प्रोसेस, इसी वाले में हम क्या करेंगे इसको डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो
प्रेसिपिटेट बन गया, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम एक्सेस अमाउंट में यानी कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में अपने AgNO3 को यहाँ पे डालते रहेंगे और इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस में हमारा AgNO3 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है हमारा। तो रिएक्शन से समझो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट था AgNO3, इसको NaCl के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हमारा AgCl क्लोराइड पूरा PPT बन जाता है हमारा। और ये जो PPT बनने के बाद भी हमारा NO3 बाहर निकला था, उसके बावजूद हम यहाँ से यानी कि अपने AgNO3 को यहाँ से कंटिन्यू चलाते रहते हैं। और जब कंटिन्यूस हमारा चलता रहेगा तो ये हमारा कुछ और एक्स्ट्रा AgNO3 होगा, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और वो हमारा अनरिएक्टेड है, यानी कि अभी वो हमारा किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट करना था वो उसने ऑटोमेटिक क्या है AgCl3 यानी कि मतलब यहाँ पे रिएक्शन कर लिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पलटवार करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब देखो जो AgNO3 हमारा नीचे आ गया, यानी कि पूरा इसको इस क्लोराइड को पूरा प्रेसिपिटेट करने के बाद ये जब पूरा नीचे आ जाएगा एक्सेस वाला, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे अब देखो क्या कंडीशन है कि नीचे हमारा हो गया AgNO3 एक्सेस वाला, यानी कि ये हमारा थोड़ा क्या है एक्सेस वाले में वो वाला, और इधर हमारे AgCl के प्रेसिपिटेट तो बन ही चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देन इसको फिर से टाइट्रेशन करवाएंगे, यानी कि एक बार हमारी टाइट्रेशन हो गई, जब पूरा एक्सेस में आ गया देन इसकी हम फिर से टाइट्रेशन करवाएंगे, और इसीलिए इसको बैक टाइट्रेशन बोलते हैं कि डायरेक्टली हमने यहाँ पे AgNO3 की टाइट्रेशन नहीं करवाई, इसको हमने पलट के टाइट्रेशन करवाई। तो अब हम इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट की मदद से। तो ये पोटेशियम थायोसाइनेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये KSCN, इससे हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे और इस बार हम इसमें डालते हैं इंडिकेटर फेरिक आयन, फेरिक साल्ट जो हमने स्टार्टिंग में बोला था Fe3 पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से क्या होगा कि अब जैसे ही हमारा यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम साइनाइड है ये नीचे नीचे गिरना शुरू होगा, ये जो पोटेशियम साइनाइड है ये ऐसे टूटता है AS पॉजिटिव और यहाँ पे SCN नेगेटिव में टूटेगा। तो जो हमारा ये है ये हमारा रिएक्ट करेगा इधर से जो हमने बोला Ag और NO3 यहाँ पे, तो Ag के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे ये क्या करेगा Ag के साथ, तो हमारा बनाएगा AgSCN, यानी कि यहाँ पे बनेगा सिल्वर थायोसाइनेट, और जो सिल्वर थायोसाइनेट बनेगा ये हमारा बनेगा एक प्रेसिपिटेट, यानी कि हमारे यहाँ पे जो है अब फिर से PPT इकट्ठे यहाँ पे शुरू हो जाएंगे और ये PPT हमारे बनेंगे सिल्वर थायोसाइनेट के। अब वही हिसाब जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, लॉजिक हमारा वही लगेगा। अब जैसे ही यहाँ पे जितना सिल्वर हमारा प्रेजेंट होगा, वो जैसे ही हमारा सारा का सारा सिल्वर, ये जो हमारा सिल्वर ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, इसका भी जो इतना मतलब सिल्वर यहाँ पे होगा, जो सिल्वर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, AgNO3 का पूरा सिल्वर जैसे ही खत्म हो जाएगा, अब जो हमारे यहाँ पे ये है पोटेशियम यहाँ पे साइनाइड है, एक तो इसका नाम ऐसा है पोटेशियम थायोसाइनेट है, अब इसको भी तो भाई रिएक्ट करना है आगे। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे सिल्वर सारे खत्म हो जाएंगे, अब क्या होगा कि ये हमारा जो इंडिकेटर था यानी कि जो हमने Fe3 डालता उसके साथ रिएक्शन करेगा, और जब उसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्म करेगा सिंपल फेरिक थायोसाइनेट, यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक फेरिक वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये हमारा होता है रेड कलर का। तो जैसे ही अब इसमें हमको रेड कलर दिखाई देना शुरू होगा, हम समझ जाएंगे कि अब हमारी रिएक्शन इनका मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और हम यहाँ से अपने इस वाले को यहाँ पे रोक देंगे। अब देखो फिर से वही लॉजिक है कि हमारे जितने यहाँ पे सिल्वर प्रेजेंट से, यानी कि जितने हमारे यहाँ पे सिल्वर यानी कि Ag प्रेजेंट से, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा यहाँ पे जो पोटेशियम थायोसाइनेट था एक्चुअल में, वो थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके हमारे इसको वो बनाता क्या PPT बनाता क्या प्रेसिपिटेट। अब जैसे ही हमारे सिल्वर खत्म होंगे, अब ये रिएक्ट करेगा हमारा Fe के साथ में, और जैसे ही Fe के साथ रिएक्ट करेगा तुरंत हमारा रेड कलर आ जाएगा, यानी कि कुछ 2-3 ड्रॉप ही डालते हैं ना इंडिकेटर, तो तुरंत रेड कलर आ जाएगा। अब हम उसको यहाँ पर रोक देंगे, और रोकने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा कितना यहाँ पे जो है यहाँ पे पोटेशियम थायोसाइनेट इस्तेमाल हुआ। अब जितना हमारे ये इस्तेमाल हुआ होगा, यानी कि वही हिसाब है कि एक हमारा थायोसाइनेट एक हमारे यहाँ पे सिल्वर को यहाँ पे मतलब प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहा था। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि कितने हमको थायोसाइनेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी। अब जितने थायोसाइनेट का हम यहाँ पे लेवल निकालेंगे, और उसके बाद वही फॉर्मूला N1V1 ये लगा के हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा थायोसाइनेट कितना लगा। जितना हमारा थायोसाइनेट लगा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ सिल्वर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा। तो इस तरह हम इस वाले यानी कि बोलार्ड मेथड में अपनी सिल्वर की यानी कि सिल्वर की कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। बस इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं पहले AgNO3 को सिंपल करेंगे NaCl के साथ में, और जब पूरा हो जाएगा देन उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेस में AgNO3 इस्तेमाल करते हैं, और AgNO3 जब आ जाएगा देन उसकी रिएक्शन यहाँ पे हम टाइट्रेशन करवाएंगे पोटेशियम थायोसाइनेट के बाद में, और जब इसको ये पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा देन ये बाद में हमारे इस वाले इंडिकेटर से जुड़ेगा, हमको रेड कलर दिखेगा, और हम समझ जाएंगे कि इतना हमारा सिल्वर यहाँ पे खत्म हो गया, और उन सिल्वर की कंसंट्रेशन को हम यहाँ से पता लगा ले। बाकी इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो देखो ये जो हमारा बोलार्ड मेथड है ये बहुत सारे जैसे हमारा अमीनोफाइलिन हो गया, क्लोरोफेंटामिन और इथामिन, सोडियम क्लोराइड, इनकी यहाँ पे रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब भी आएगा आप इस तरह यहाँ बोलार्ड पूरा लिख के आ सकते हो। देखो ये सारी बातें प्रिंसिपल बैक टाइट्रेशन पे है, थोड़ा एक्स्ट्रा हम ये सब करते हैं, और सभी सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लोगे ये सारा लिख के आ जाओगे। बाकी एक और बात है कि यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जब हम ये टाइट्रेशन कराते हैं ना, तो ये जो सॉल्यूशन है जो हम बनाते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इनका, तो यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड भी डालते हैं। और नाइट्रिक एसिड हम इसलिए डालते हैं क्योंकि देखो नाइट्रिक एसिड से ये पूरा इन्वायरमेंट हमारा एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे जो हमारे प्रेसिपिटेट बनेंगे वो हमारे काफी अच्छे से बन पाएंगे। तो ये जो हमारे प्रेसिपिटेट
बन रहे थे, यानी कि इस तरह ये पूरा AgCl ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट हमारी एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छे से बन पाता है, बाकी इधर नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनको एकदम प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करे। बाकी ये रिएक्शन वगैरह देख लेना कि जब हमारा ये इसके साथ करेगा ये बनेगा, और यहाँ पे Na2 और ये हमारा एक्सेस वाला, और इसी को बाद में क्या करते हैं हम अपने यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड से करेंगे। अगर आपको रिएक्शन याद है ना, बाकी की बातें तो आप बना बना के लेके आई जाओगे, बाकी वही सब लिखा है। और एंड में क्या होगा, जैसे ही हमारे यहाँ पे क्लोराइड सिल्वर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, सिल्वर खत्म होने के बाद हमारा जो ये है थायोसाइनाइड है वो हमारा इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा बनाएगा रेडिश ब्राउन मतलब रेडिश ब्राउन कलर देगा, और हमारा बनाता है फेरिक थायोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो एंड पॉइंट को डिटरमाइन करेगा। और इसी से हमको यहाँ बाकी सारी बातें पता चल जाती हैं। एप्लीकेशन आपने यहाँ पे देख ही ली थी। अब इसके अंदर कई बार ये और आता है कि मॉडिफाइड बोलार्ड मेथड क्या होता है। तो देखो वैसे तो सब कुछ सेम है जो हमने अभी बोलार्ड मेथड के बारे में पढ़ा था, बस इसमें एक काम क्या करते हैं कि जैसे हम जब एस्टिमेशन करते हैं ना, जब हम स्टार्टिंग वाला करते हैं कि AgNO3 से हमारा NaCl के साथ रिएक्शन करके हमारा सिल्वर क्लोराइड जो PPT बनती है, तो उस बनने के बाद जब हम एक्सेस में ये डालते हैं AgNO3, तो हम वहीं पर क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म या कोई और वेटिंग एजेंट भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसका काम क्या होगा ना कि जैसे हमारे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था कि हमारे सिल्वर क्लोराइड के PPT बन गए थे, अब एट लास्ट में हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो AgSNO3 यानी कि यहाँ पे सिल्वर थायोसाइनाइड जो बन गया था, जो PPT बनाने के बाद हमारा यहाँ पे ये बना था, यहाँ पे फेरिक थायोसाइनाइड बन गया था जो हमको रेड कलर दे रहा था। अब ये क्या करेगा, जो थायोसाइनाइड है ना, ये अगर हमारा ये जिंदा रहा यानी कि AgCl3, यानी कि अगर हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म वगैरह नहीं डालेंगे, तो ये जो है ना फेरिक थायोसाइनाइड, ये क्या करेगा, ये फिर से हमारा इस वाला यानी कि जो AgCl3 है ना, इनके Ag के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर ऐसे करेगा तो फिर से हमारा रेड कलर डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे भाई PPT तो है, तो ऊपर से फिर से आएगा तो फिर से हमारा रेड कलर देखेगा जो इंडिकेटर के साथ करेगा। तो इस तरह करते करते क्या है कि हमें ऊपर वाले यानी कि जो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी ये थायोसाइनाइड है ना, इसका ज्यादा अमाउंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा और एक एरर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और एक एरर क्रिएट हो जाएगा। वो एरर क्या करेगा, क्योंकि देखो जो हमारे यहाँ पे थायोसाइनाइड आ रहा था वो अब तक हमारे यहाँ पे किया उसने, इस वाले जो हमारा नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट था इसके साथ रिएक्शन किया, और हमारा फाइनली इसने पूरा हमको आंसर बताया कितना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई बैटिंग एजेंट यूज नहीं किया, तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे PPT बन गए थे, इनके सिल्वर के साथ हमारा जो ये थायोसाइनाइड है, क्योंकि वो भी तो हमारे इसी में पड़े थे ना, तो उनके साथ रिएक्शन कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो थायोसाइनाइड है वो और एक्स्ट्रा यूज होने लग जाएगा, और हम एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे अपने थायोसाइनाइड जो सिल्वर की है उसकी नहीं बता पाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफॉर्म या किसी और बैटिंग एजेंट का, और उनका काम क्या होगा कि ये जो हमारे क्लोराइड यहाँ पे PPT बन गए थे ये स्टेबल रहेंगे और ये फिर से सॉल्युबल नहीं होंगे, ये PPT फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म या किसी और का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को हम यहाँ पे मॉडिफाइड बोलार्ड मेथड बोल देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर आता है फजांस मेथड। तो ये भी बोलार्ड के साथ वैसे कई बार कॉम्बिनेशन में आता है। अब बात करें तो इसको जो हमारे फजान साइंटिस्ट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1923 से 24 इसमें, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारा काम करता है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर की थ्योरी के बेस पे, यानी कि मेनली एडजॉर्प्शन वाले फंडे पे काम करता है। अब एडजॉर्प्शन एक्चुअल में क्या होता है, तो देखो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दो हमारे फिनोमेना होते हैं। जो एडजॉर्प्शन है यानी कि यहाँ दिख रहा होगा, ये होता है हमारा सरफेस फिनोमेना, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ इंक डाला, पानी डाला, तो वो इसके ऊपर रख गया, और जब वो इसके ऊपर रख गया ना, तो ये मेरा कहलाता है एडजॉर्प्शन, यानी कि किसी सरफेस पे कोई चीज हमारी टिक जाती है जाके। लेकिन वहीं क्या कि अगर मान लो मैं कुछ में पानी डालता और वो इससे आर पार हो जाता है, यानी कि इसके अंदर चला जाता है, सोखना बोलते हैं इसको, एब्जॉर्ब कर लेना, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एडजॉर्प्शन की, यानी कि यहाँ पे सरफेस पे हमारी कोई चीज टिक जाएगी, तो इस पे हम यहाँ पे फजांस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे जानते हैं इसका प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली हमारा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर पे बेस करता है। अब इसमें क्या होगा, जो इंडिकेटर होगा वो जो हमारे प्रेसिपिटेट बनते हैं उनके सरफेस पे जाके चिपक के और हमको कलर एंड पॉइंट दिखाते हैं, कलर हमको पता चलता है। आगे आप समझ जाओगे। बाकी इसमें इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं फ्लोरोसेंस का, डाइक्लोरोफ्लोरेसेंस और ईशॉन का, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या कहता है कि सबसे पहले वही हम करेंगे कि जो हमारा क्लोराइड आयन है यानी कि नॉर्मल NaCl लेंगे और उसको सिल्वर नाइट्राइड के साथ में यानी कि AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे और हमको सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा। यानी कि जो हमने एक देखो तीनों का सेम ही है, AgNO3 लेंगे, यहाँ NaCl लेंगे, यहाँ पे रिएक्शन टाइट्रेशन करवाएंगे और हमको AgCl के टाइट्रेशन प्रेसिपिटेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वही काम होगा। अब क्या करेंगे, नाउ एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन गेट एब्जॉर्ब ऑन द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग यूनिफॉर्म लेयर। अब मैं एक बार यहाँ डायरेक्टली दिखा देता हूँ। नॉर्मली क्या हुआ कि AgNO3 ने रिएक्शन दिया, सब में सेम रिएक्शन आ रही है, AgCl के प्रेसिपिटेट बन गया और ये पूरा का पूरा हमारे सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली समझो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जितना का जितना हम यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड कर रहे थे और NaCl बन रहा था, अब सारा का सारा जो हमारा क्लोराइड था ना वो प्रेसिपिटेट नहीं बनता, क्योंकि भाई हो सकता है कुछ क्लोराइड ने यहाँ पे रिएक्शन ना दिया हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वाला हमारा क्लोराइड होता है, इस जो AgCl हमारा प्रेसिपिटेट बनता है ना, उसके ऊपर जो क्लोराइड है वो हमारे उनके ऊपर आगे अटैच हो जाते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाले हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट बन गए हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट बनने के बाद भी अगर कोई भी क्लोराइड हमारे जो बचते हैं वो भी हमारे इसके पास। अब ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मान लो हमने प्रेसिपिटेट बनाए, अब आपने तो क्या लैब में नहीं बनाए हैं, तो ये हमारे प्रेसिपिटेट बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे ना, तो ये जो प्रेसिपिटेट है ना, इनके ऊपर धीरे धीरे कुछ कुछ और जो सॉलिड के रेजिड्यू होंगे वो इनके ऊपर चिपकते रहेंगे, और जो प्रेसिपिटेट ये बने थे ये थोड़े से इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और हमको बाद में ऐसा लगता है जैसे पानी की बूंदें फूल जाती है ना, ऐसे फूले हुए लगते हैं। तो ये इसी फंडे से होता है। फजांस मेथड ने इसको डिस्क्राइब किया कि क्या हो रहा है, ये आप आगे ग्रेविमेट्री में समझोगे कि नॉर्मली क्या है कि हमारे जैसे प्रेसिपिटेट बन गए, अब जो बचा हुआ है, यानी कि इसमें जो अभी भी हमारे कुछ क्लोराइड के आयन बचे होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे इस AgCl के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और चिपक गए। अब जो हमारे सोडियम बचे होते हैं वो हमारे इस क्लोराइड के वहां पर चिपक जाएंगे। तो इस तरह हमारे ये पूरा लेयर वाइज ऐसे मतलब प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जब हमारे ये फाइनल प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी कि अब हम यहाँ देखेंगे कि जब हमारे यहाँ पे जितने क्लोराइड एक्स्ट्रा वाले थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमको एंड पॉइंट तो तभी चाहिए ना जब हमारे इसके अंदर के सारे क्लोराइड खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे सारे के सारे यहाँ क्लोराइड खत्म हो जाएंगे, अब क्या होगा कि अब जो हमारे यहाँ से प्रेसिपिटेट है AgCl3 है ना, इसके ऊपर हमारे Ag यानी कि सिल्वर, क्योंकि ऊपर का सिल्वर आ रहा है तो सिल्वर के कुछ आयंस क्या होंगे, इनके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएंगे। और जब सिल्वर के आयन इनके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएंगे, देन सिल्वर के ऊपर हमारा चिपक जाता है फ्लोरोसेंस। तो यहाँ मैंने जैसे आपको इंडिकेटर के बारे में बताया था, तो एक इंडिकेटर फ्लोरोसेंस को हम शॉर्ट में FL से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। एक्चुअल में ये नहीं होता, एक्चुअल में इसका यहाँ पे होता है C20H12O5। अब इसको कहाँ लिखेंगे, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया FL यानी कि फ्लोरोसेंस से। जब आप इसको लिख के आओ तो ये असली वाला जरूर लिख के आना। तो फ्लोरोसेंस लिख दिया। अब ये फ्लोरोसेंस क्या करेगा, इस Ag के ऊपर जाके चिपक जाएगा, और जैसे इसके ऊपर चिपकेगा ये क्या करेगा, कलर शो करेगा, क्योंकि अब हमारे जो प्रेसिपिटेट है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट के ऊपर ही आके चिपक रहा है, तो जैसे ही हमारे प्रेसिपिटेट कंप्लीट हो जाएंगे, क्लोराइड कंप्लीट हो जाएगा, अब जो हमारे ये फ्लोरोसेंस है ये इस PPT के ऊपर जाके चिपकेंगे, और चिपक के हमको पिंक कलर यहाँ पे शो होगा, यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा एक पिंक कलर का बनेगा। और जैसे ही पिंक कलर का बनेगा, हम यहाँ पता चल जाएगा कि अब जितने भी क्लोराइड्स है वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, अब बिल्कुल भी यहाँ क्लोराइड नहीं बचे हैं। और उसी मोमेंट पे हम इस टाइट्रेशन को स्टॉप करके यहाँ पे जितने हमारे सिल्वर यूज हुए हैं उनके अमाउंट को हम कैलकुलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने क्लोराइड प्रेजेंट है। तो इस तरह हमारे ये काम करता है। तो बेसिकली एडजॉर्प्शन पे काम कर रहा है। तो सिंपली हमने सबसे पहले यहाँ तक क्या देख लिया कि हमारी पूरी रिएक्शन होगी और हमारे सिल्वर क्लोराइड बन जाएंगे। अब जब सिल्वर क्लोराइड बन जाएंगे तो उसके बाद जितने क्लोराइड के आयन एक्स्ट्रा वाले होंगे वो सब इसके ऊपर यानी कि चिपक लग जाएंगे। और जब फाइनली हमारे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, यानी कि जब हमारे सारे क्लोराइड यूटिलाइज हो गए, खत्म हो गए, तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो क्या करेगा, जो सिल्वर के आयन है ना उनको यहाँ पे प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर की तरह अटैच करेगा। और जब सिल्वर के आयन हमारे चिपक जाएंगे, देन फर्दर क्या होगा कि जो हमारे फ्लोरोसेंस जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर डाला है, अब देखो आप बोलोगे सर ये तो सेम हो गया मोहर जैसा। तो मोहर्स में हमने क्या किया था कि वहां पे इंडिकेटर हमने ये डाला था पोटेशियम क्रोमाइड, तो अब जो सिल्वर थे वो हमारे इनके साथ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने कोई और इंडिकेटर तो डाला नहीं है। और जब इंडिकेटर नहीं डाला है तो अब क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी इंडिकेटर हम बाद में इस्तेमाल करते हैं ना, तो अब यहाँ पे जब हमने फ्लोरोसेंस का इंडिकेटर इस्तेमाल किया तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा इसके ऊपर सिल्वर के ऊपर जाके चिपकेगा और चिपकेगा एज ए सेकंड लेयर की तरह। तो अब हमारे यहाँ क्या बन जाएगा AgFl, यानी कि अब ये हमारा पिंक कलर का बन जाएगा, FL नहीं होगा। यहाँ पे आप ये वाला चिपका लेना जो यहाँ पे हमने लिखा था C20H12O5 वाला, तो यहाँ लग जाएगा। और ड्यू टू एडजॉर्प्शन हमको पिंक कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और जो हमें एंड पॉइंट बताएगा। और इस तरह हमारी ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होगी। और फजांस मेथड बहुत सिंपल है, देखो इस तरह हमको पता चलता है। तो अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो कोई भी अननोन NaCN सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम किसी बार पता लगाएंगे, AgNO3 के सॉल्यूशन को पता लगाएंगे, बाकी कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह है तो उसको डिटरमाइन करेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। बाकी हमारा एक मोहर मेथड था ना, तो मोहर मेथड सबसे पहले वाला, उसके कुछ लिमिटेशन थे, तो ये भी लिखने ना। लिमिटेशन क्या सभी के थे कि ये इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बेसिक सॉल्यूशन में करेंगे तो हमारा सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो NaOH वगैरह होते हैं ना, तो Ag जो हमारा होगा उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और तो हमारा नॉर्मल जो सिल्वर क्लोराइड था वो नहीं बन पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन ही लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली नॉट पॉसिबल टू यूज टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आयन या अदर आयन, यानी कि ये जो हमारे आयन है ना इनकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन नहीं करा सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन थे। तो यही था हमारा टोटल यहाँ पे अपने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। तो देखा था लगभग हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया जो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। अब देखो जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, इसके अंदर मेनली क्या आएगा, पहले तो इसका एक इंट्रो वगैरह आप थोड़ा जान लेना। देन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट के बारे में, और इसी के साथ इसमें आता है हमारा मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में, और ये कैसे काम करता है इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी टाइट्रेशन है ना उसके नाम में ही सारा उसका काम छुपा है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्सो वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, और मैट्रिक का मतलब होता है बनना। यानी कि सिंपल देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का मतलब होगा कि इस वाली टाइट्रेशन के अंदर हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। यानी कि जैसे हमने पहले बात की थी कि पहले हमने एसिड बेस में बात की थी कि एसिड और बेस के बीच हो रही है, देन हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में बात की तो वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहे थे। लेकिन अब बात करें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब कैसे होता है, तो देखो इट इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट। यानी कि ये जो हमारी टाइट्रेशन है इसमें एक्चुअल में क्या होगा कि जब हमारा एंड पॉइंट यानी कि जब हमें पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तब हमारा एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और जैसे ही कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा हमको पता चल जाएगा कि एक एंड पॉइंट आ गया है, और यही कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का रीजन है, इसीलिए इसका नाम क्या है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये होता कैसे है, तो पहले आप समझो कि कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो सिंपली आप यहां से अनुमान लगा लेना कि अगर मान लो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर एक सिंगल में है तो वो हमारा सिंपल है, यानी कि सिंगल है तो वो सिंपल है। लेकिन अगर वहीं वो ग्रुप में हो गया यानी कि ऐसे मान लो 4-5 चीजें हो गई तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब सिंपली मैं आपसे बोलूँ कि मान लो ये क्या है, आप लोगों के साथ सिंगल एक पेन है हमारी, तो अभी सिंपल है, लेकिन वही मैं आपसे बोलूँ कि ये रख दिया, ये रख दिया, इधर ये रख दिया, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे रख दिया, ये मान लो, तो अब आप क्या बोलोगे कि बड़ा ही गंदा गंदा सा यहाँ पे पूरा लग रहा है, और ये एक तरह से क्या बोलोगे सर पूरा कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया। यानी कि इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन हो जाना, यानी कि यहाँ पे एकदम झुंड सा बन गया और 2-4 चीजें ज्यादा हो गई और एक कोई स्ट्रक्चर बंद बन गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स हो गया। कहते हैं ना भाई ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। तो ये होती है हमारी कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन। अब कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे, तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसमें क्या होता है कि जो नीचे हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमारा अननोन होता है एक्चुअल में, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता लगानी होती है, वो होता है हमारा एक मेटल आयन का सॉल्यूशन। किसका होता है, मेटल आयन का सॉल्यूशन, और जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, या फिर हम उसको लिगेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में करते क्या है, तो यहाँ पे ये जो हमारे मेटल आयन होते हैं ना एक्चुअल में, इसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पता लगाते हैं कि जो मेटल आयन इस वाले सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी को एक्चुअल में पता लगाते हैं। अब पता लगाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, देखो सारे ही फंडे आपके सामने क्लियर है कि जैसे हम यहाँ पे टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ऊपर से हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या लिगेंड गिरेगा, तो वो लिगेंड जब नीचे आएगा तो ये लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पे जितने हमारे मेटल आयन प्रेजेंट है उन मेटल के साथ जुड़ के क्या करेगा, लिगेंड मेटल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिसको हम यहाँ कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और जब एंड में सारे के सारे मेटल हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएंगे, देन उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि सब मेटलों को कॉम्प्लेक्स बनाने में हमारा कितना लिगेंड यूटिलाइज हुआ, कितना लिगेंड खत्म हुआ, और बस हम क्या करेंगे एंड में उस लिगेंड की कैलकुलेशन कर देंगे, और उसी लिगेंड की कैलकुलेशन के बेस पे हम बता देंगे कि कितने मेटल प्रेजेंट है। अब वही हिसाब जो मैंने बताया कि एक मेटल को हमें कॉम्प्लेक्स करने के लिए एक लिगेंड की जरूरत है बाई एग्जांपल, तो अगर हमने यहाँ पे मान लो 50 मेटल मतलब 50 लिगेंड अगर हमारे खर्च हुए, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे 50 मेटल के आयन प्रेजेंट थे, और इस तरह हम यहाँ पे मेटल आयन जो हमारे होंगे उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ इस तरह पता लगाते हैं। तो जो अब तक टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल था, यानी कि वो क्या करेगा, इसके जो यूटिलाइजेशन होगा उसके बेस पे हम इसे पता लगाते हैं, वही हमारा हमेशा की तरह काम आ रहा है, बस हमारा कुछ अंदर का वो बदल जाता है। तो यहाँ क्या बदला है कि यहाँ पे हमारा एक मेटल आयन है, ऊपर हमारे लिगेंड, और ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है हमारा। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल आयन हमारा होगा वो टाइट्रेटेड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो मैंने आपको बताया लिगेंड या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से, या फिर इसी को हम जो है चिलेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं। अब चिलेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कोई मेटल आयन लेंगे तो ऊपर जैसे हम आपको याद होगा मोर्स वगैरह मेथड में AgNO3 ले रहे थे, उसी तरह यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है यहाँ पे हम लेते हैं अपना ऊपर सॉल्यूशन EDTA। अब EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है भाई साहब, फटाफट जो है कमेंट करके बताओ। तो जो EDTA है ना, इस वाले सॉल्यूशन को हम यहाँ ऊपर लेते हैं, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ मेटल आयन की कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। तो ऊपर हम कौन सा लेते हैं, EDTA लेते हैं, इसलिए इसको हम एक EDTA हमारा चिलेटिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे EDTA भी बोल देते हैं कि ये हमारा चिलेटिंग एजेंट पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल मेटल आयन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सिंपल मेटल आयन है वो हमारे कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है जो हमने बात की थी। और जो मेटल आयन इंडिकेटर है वो एक्चुअल में हमको एंड पॉइंट बताता है कलर चेंज करके, ये तो भाई हमको सबको पता ही है। और इसके बाद एंड में क्या होगा, और इसको हम एक तो चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन या चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर EDTA टाइट्रेशन नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं ऊपर EDTA, और EDTA हमारा चिलेटिंग एजेंट होता है।
अब देखो जो मेन आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि हमारा ये प्रोसीजर वगैरह कैसे काम करता है, तो अब यहाँ पे हम समझेंगे मेटल आयन इंडिकेटर की मतलब बेस पे समझेंगे। तो पहले थोड़ा समझ लो कि जैसे नॉर्मल कोई मेटल आयन है, हमारा लिगेंड है, क्या करेगा, इसके साथ मिलकर एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। एग्जाम्पल मान लो हमारा कोई मेटल हो गया Am2 कोई भी हो गया, एक्स हमारा लिगेंड, और ये जुड़ के मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बना देगा। बस यही हमारा सिंपल होगा, आगे हम कहानी समझेंगे। बाकी अब थोड़ा बात करें कि जो लिगेंड हम ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, लिगेंड क्या होते हैं। तो लिगेंड हमारे नॉर्मली कॉम्प्लेक्सिंग या फिर चिलेटिंग एजेंट होते हैं। और लिगेंड एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं थोड़ा आपको साइंटिफिक बेस पे बताऊं तो जैसे नॉर्मली ऊपर हमारा कोई भी जो एटम है, जैसे हम यहाँ लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये लिगेंड क्या कर रहा है, नीचे मेटल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहा है लिगेंड मेटल। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है, तो ये एक दूसरे के बीच में क्या है, आयंस यानी कि बॉन्ड बनाते हैं। अब नॉर्मली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं H2O का, वाटर का होता है, तो किस तरह होगा कि हमारा ये ऑक्सीजन होता है और एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, और ये इस तरह हमारा जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इस तरह हमारा H2O का एक बॉन्ड बनता है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि जब लिगेंड मेटल जुड़ेंगे तो लिगेंड और मेटल क्या करेंगे, आपस में इस तरह बॉन्ड शेयरिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेटल का कोई रोल नहीं है, जो लिगेंड है ना वो यहाँ से अपना आयन लेके आएगा और इसके साथ जुड़ेगा। तो इसका ये हमें पता चलता है कि जो लिगेंड है उसके पास कुछ ना कुछ आयंस होने चाहिए, और आयंस या मतलब कोई इस तरह के लोन पेयर होने चाहिए। अब आपको बताया कि लोन पेयर किसके पास होते हैं, हमारा जो अमोनिया होता है भाई, वहां पे क्या है, 2 लोन पेयर हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपली बात करें कि भाई जिसके पास लोन पेयर होंगे वही तो आगे डोनेट कर पाएगा। और यही रीजन है कि लिगेंड हमारा वो सब्सटेंस होगा जिसके पास ये एबिलिटी होगी, या वो एटम होगा जिसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो लोन पेयर को आगे या इलेक्ट्रॉन और पेयर को आगे डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए क्योंकि भाई लिगेंड तो वही होगा ना जो डोनेट करेगा, तभी तो वो जाके जुड़ेगा। तो इसी पर हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि लिगेंड हमारे वो कॉम्प्लेक्सिंग या चिलेटिंग एजेंट होगा जिनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और किसी मेटल आयन के साथ जाके बाइंड कर सकता है। और तब जब वो बाइंड करेगा तभी जाके वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और इसीलिए भाई हमारे लिगेंड यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर वगैरह होते हैं। अब एग्जाम्पल इसके क्या है, 2-3 तरीके के होते हैं। जैसे हमारा मोनोडेंडेट क्या है, तो मोनोडेंडेट में एक हमारा आता है NH3, तो इस पे एक लोन पेयर है, तो ये एक तरह से हमारा डोनेट कर सकता है, यानी कि ये एक मेटल एक तरफ से मेटल को जोड़ेगा। फिर हमारा आता है बाइडेंडेट, इसमें जैसे इथाइलिन डाइअमीन है। अब इसमें क्या है, एक हमारा NH3 इधर लगाए, एक हमारा NH3 इधर लगाए, यहाँ पे हमारा CH2 लगाए। अब इसमें हमारे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये जो हमारे इथाइलिन डाइअमीन है ये हमारे मेटल को 2 तरह से अटैच करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम EDTA के बारे में, तो EDTA के पास 6 जगह होती है कि ये 6 जगह से हमारे मेटल को जाके अटैक कर सकता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। तो इसी बेसिस पे ये एक तरह से मोनोडेंडेंट, ये 2 तरह से हमारा बाइडेंडेंट, और ये हमारा मल्टीपल तरीके से, तो इसको हम बोल देते हैं मल्टीडेंडेंट। तो अब सिंपली देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में आपने क्या समझा, मेटल आयन समझ गए, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लिगेंड समझ गए, ये इधर से रिएक्ट करेगा, हमारे यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसी कॉम्प्लेक्स के बेस पे हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यहाँ पे डिफाइन की जा रही है। अब वैसे कभी ये आता तो नहीं है, लेकिन अगर कभी आया तो देख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो टोटल 4 तरीके से हम यहाँ पे ये टाइट्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट या इसको बैक टाइट्रेशन बोलते हैं, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। अब डायरेक्ट टाइट्रेशन आपको बताया कि नॉर्मली जैसे हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन होती है कि एक हमारा ऊपर होगा एक नीचे होगा, सिंपल गिरेगा और हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट टाइट्रेशन है। सेकंड हमारी बैक टाइट्रेशन होती है, तो ये जो हमने बोलार्ड मेथड देखा था कि पहले हम AgNO3 से, यानी कि सिंपल अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं तो पहले हम यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ कर रहे थे कि पहले हम AgNO3 से NaCl को करेंगे, ये बनेगा, और उसके बाद यहाँ हम एक्सेस में AgNO3 डाल देंगे, देन इसको हम यहाँ पे सोडियम थायोसाइनेट से करते हैं, सॉरी यहाँ पे सिल्वर थायोसाइनेट। तो इस तरह हम यहाँ बैक टाइट्रेशन है कि पहले हम यहाँ पे एक्सेस में लेके फिर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि बोलार्ड मेथड की तरह कि यहाँ पे हम एक्सेस अमाउंट में EDTA लेंगे, उससे मेटल आयन को पूरा टाइट्रेट करेंगे, और बाद में हम EDTA को भी टाइट्रेट करेंगे स्टैंडर्ड किसी दूसरे आयन से। तो ये हमारा हो गया बैक। थर्ड हमारा होता है रिप्लेसमेंट वाली टाइट्रेशन। तो रिप्लेसमेंट में सिंपली है, जैसे मान लो नॉर्मली EDTA के साथ कोई कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि यहाँ अगर मान लो कोई सॉल्यूशन में कोई दूसरा हमारा मेटल प्रेजेंट है, तो वो मेटल क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिप्लेस करके और खुद उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो इस तरह हमारे ये रिप्लेस करके मतलब टाइट्रेशन इसकी हो रही है। एंड थर्ड हमारा आता है एल्कलीमेट्री। तो एल्कलीमेट्री एक तरह से आप समझ सकते हो बेस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है नॉर्मली कि यहाँ पे जो बेस होगा ना, जैसे हम लास्ट में सोडियम एल्कली ले लेंगे EDTA की जगह, यानी कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे आयंस की जो बेसिकली हमारे EDTA चैलेट जो है ना, EDTA उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, और जब उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हम यहाँ पे सोडियम एल्कली का इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2 बातें अगर कभी आता है लिख के आता है ना, बाकी ये कोई मेन नहीं है। अब हम मेन जो अपना सबसे इंपोर्टेंट वो बात करेंगे मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में। अब देखो मेटल आयन इंडिकेटर क्या करेगा, हमको ये भी बताएगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन थी ये कैसे काम कर रही थी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेसिक जान लिया कि इसमें होता
क्या क्या है, हमारा क्या क्या यहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन काम कैसे करता है उसको जानने की बारी है हमारी। तो पहले समझते हैं इसकी छोटी मगर मोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले मेटल लाइन इंडिकेटर हमारे वो इंडिकेटर है जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन है उसके एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे और इसीलिए इसको मेटल लाइन इंडिकेटर भी कहा जाता है। अब इन इंडिकेटरों का सिंपल सा फंडा ये है कि जब हमारा जो मेटल लाइन है वो फ्री स्टेट में, यानी कि अभी ऊपर से रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तब हमारा जो इसका कलर होगा वो एक अलग कलर होगा। अब जैसे ही हमारा जो मेटल लाइन है वो इस लिगेंड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तब जो हमारा इंडिकेटर होगा उसका अलग कलर होगा और इन अलग अलग कलर के बेसिस पे हम अपने एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, जैसे हम एसिड बेस में कर रहे थे वही सिंपल फंडा होगा। बाकी इनको यानी कि मेटल लाइन इंडिकेटर को हम पीएम इंडिकेटर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि एग्जाम में होता है, बहुत बार देते हैं कि राइट ए डिटेल नोट ऑन पीएम इंडिकेटर, तो इसी के बारे में बात हो रही होगी, आपको यही लिख के आना है। अब हम समझ लेते हैं कि मेन मैकेनिज्म की आखिर ये हमारे काम कैसे करते हैं। तो पहले कुछ जरूरी बात है ये समझ लो कि जैसे यहाँ पे जो हमारा मेटल लाइन है ना, इसको हम यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए। तो मेटल लाइन को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लीगेंड होगा उसको हम यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे मेटल लाइन इंडिकेटर है यानी कि जो इस्तेमाल करेंगे उस इंडिकेटर को हम यहाँ पे आई से इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ पे तीनों बात समझ गए। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले कि पूरे को तैयार करना है। तो सबसे पहले तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ऊपर होगा यहाँ पे हम ईडीटीए को फुल कर लेंगे, जो हमने अपना ब्यूरेट होगा वहाँ पे ईडीटीए भर लिया। नीचे हमने वो सॉल्यूशन ले लिया जिसमें हमारे मेटल लाइन प्रेजेंट होंगे, जिसकी कंसंट्रेशन को हमें पता लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ अमाउंट में, जो लिटिल अमाउंट होता है 2 से 4 बूंदे हम यहाँ पे अपने इंडिकेटर की यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे ये 3 काम हो गए। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले ही जैसे ही हम इसके अंदर इंडिकेटर डालते हैं, जो हमारा इंडिकेटर होगा यानी कि जो इंडिकेटर है वो क्या करेगा, हमारे मेटल का जो आयन है ना उसके साथ उस पर तुरंत अटैक करके और हमारा मेटल और इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बना देगा। यानी कि अभी टाइट्रेशन शुरू भी नहीं हुई थी और उससे पहले ही हमारा जो इंडिकेटर था उसने मेटल के साथ मिलके और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया, क्योंकि तभी इसका पूरे का नाम कॉम्प्लेक्स है। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया मोर्डेंट ब्लैक सेकंड। अब ये मोर्डेंट ब्लैक सेकंड जो है ना, नाम से ब्लैक है लेकिन इसका जो कलर आएगा ना अभी उसका कलर आएगा वाइन रेड कलर आएगा, या इसको सिंपल आप रेड कलर बोल सकते हो। तो जैसे ही क्या होगा कि हमारा जो मेटल जो इंडिकेटर था वो क्या होगा, मेटल के साथ आएगा, वो इसको तुरंत ही हमारा जो वाइन रेड कलर में डाल देगा। तो जब आप कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन करोगे, जैसे ही आप इंडिकेटर डालोगे तुरंत ही आपके पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो आपका वाइन रेड या फिर रेड कलर का हो जाएगा, अगर आप वहां पे मोर्डेंट ब्लैक सेकंड वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो। तो एक बार फिर अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो देखो, नॉर्मली हमारा मेटल लाइन यहाँ प्रेजेंट था, तो अभी ये हमारा स्टार्टिंग में ब्लू कलर का था, यानी कि जो मेटल हमारा प्रेजेंट था वो हमारा नॉर्मली ब्लू कलर का था, ये भी आप समझना। अब जैसे ही हमने क्या किया कि हमने मेटल लिया अपना और मेटल में हमने जैसे ही इंडिकेटर डाला अपना, तो इंडिकेटर डालते ही हमारा मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बन गया और हमारा ये जो ब्लू कलर था वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइन रेड या फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने इंडिकेटर कितना डाला, अब नॉर्मली जब हम यहाँ पे पूरी टाइट्रेशन करते हैं तो जो नीचे हमारा पूरा सॉल्यूशन होता है ये तो लगभग हमारा 20 ml 30 ml ऐसे लेते हैं, और ऊपर वाला भी हम लगभग 40-50 ml लेते हैं। भाई जितने में हो जाए टाइट्रेशन वो तो हम अपना लेते हैं, 10 ml ले लिया 10 ml ले लिया वो तो लेते हैं, लेकिन इंडिकेटर तो हम हमेशा 2-3 बूंदे या 1 ml ही डालते हैं ना। तो जब हम मान लो हमने 1 ml डाला, एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले लो, तो जब हम डालेंगे तो ये जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ हमारा 1 ml ही तो बनेगा, बाकी का जो हमारा 20, अगर हमने मान लो 30 ml का एग्जाम्पल लेते हैं तो बाकी का जो हमारा 29 ml है वो तो हमारा मेटल अभी भी फ्री रहेगा ना, जो हमारा मेटल है वो तो हमारा अभी भी फ्री रहेगा। तो इस तरह देखा जाए तो, लेकिन भाई कलर तो हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली आप कोई भी सब्जी वगैरह में हल्दी आधा चम्मच डालते हो लेकिन पूरी सब्जी पीली हो जाती है, लाल मिर्च आधा चम्मच डालते हो पूरी सब्जी पीली हो जाती है, मतलब लाल सी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा जो 1 ml या 2-4 ड्रॉप ही इंडिकेटर के होंगे ना वो पूरे को रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, अब जैसे ही हम इस टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे हमारा जो लिगेंड है वो ऊपर से गिरना शुरू करेगा। अब लिगेंड ऊपर से गिरेगा तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड हमारा इस फ्री वाले मेटल के साथ यानी कि जो फ्री मेटल है उसके साथ जुड़ेगा और हमारा लिगेंड और मेटल का कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी लिगेंड कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, वो हमारा करता रहेगा, धीरे धीरे हमारी पूरी टाइट्रेशन चलती रहेगी और हम इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते रहेंगे। और जब चलती रहेगी रोटेट हम करते रहेंगे, अब एक मूवमेंट आएगा यानी कि जब 29-30 ml के पर आएगा तो जितना हमारा यहाँ पे फ्री वाला मेटल था वो सारा का सारा हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। अब जैसे ही फ्री मेटल हमारा यूटिलाइज हो जाएगा, अब लिगेंड तो ऊपर से फिर भी गिर रहा है, तो जैसे ही अब लिगेंड हमारे ऊपर से गिरेगा, भाई लिगेंड को तो चाहिए मेटल, अब फ्री वाला मेटल तो हमारा सब कॉम्प्लेक्स में बन गया यानी कि फ्री वाला खत्म हो गया। तो अब लिगेंड क्या करेगा कि अब लिगेंड जाएगा इसके पास में, यानी कि जो इंडिकेटर ने इस मेटल को यानी कि मात्र 1 ml ही मान लो
लो, लेकिन इसको कवर कर रखा होगा, उसके पास जाएगा और लिगेंड अब इससे लड़ेगा, और जब लड़ेगा तो क्या करेगा, वो इन दोनों को अलग कर देगा। और अलग करते ही क्या होगा कि अब जो हमारा जो आई था, यानी कि जो इंडिकेटर था, वो हमारा अलग निकल जाएगा, और जो मेटल था वो मेरा मेटल इसमें आके जुड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, जैसे ही मेरा इंडिकेटर इस वाले मेटल कॉम्प्लेक्स से अलग हटेगा, क्योंकि जो इंडिकेटर था वो जब मेटल से मिला तब वाइन रेड में गला है, लेकिन जैसे ही वो इस इंडिकेटर मेटल से अलग हटेगा, जो इसका रेड कलर था वो हमारा यहाँ से कट जाएगा। और जैसे ही रेड कलर कटेगा, हमारा इसका पहले से था ब्लू कलर, तो फिर से हमारा जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में हो जाएगा। और यही ब्लू कलर हमें इंडिकेट करेगा कि अब जितने के जितना हमारे इसके अंदर मेटल था वो सारा का सारा हमने क्या किया है, टाइट्रेट कर दिया है। तो आप समझ रहे हो कि हमने जो इंडिकेटर था ना, उसका कुछ नहीं, बस उसको क्या किया हमने, आखिरी का दो हिस्सा, मतलब जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए थे और आपने आखिरी के 5 रुपए अपने किसी दोस्त को पकड़ा दिए। अब जब आप 95 रुपए खर्च कर दोगे ना, तो आखिरी के रुपए आप अपने दोस्त से मांगोगे, तो आपका दोस्त जैसे ही आप आखिरी के 5 रुपए लोगे, वो इंडिकेट कर देगा कि आपके अब 100 के 100 रुपए खत्म हो चुके हैं। तो वही यहाँ था कि जैसे इंडिकेटर आया तो उसने कुछ ml, मतलब कुछ थोड़ा सा हिस्सा मेटल का अपने साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, और उसने पूरे सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। अब लिगेंड आया, लिगेंड भाई फ्री मेटल जो हमारा बाकी का 29 था उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब जैसे ही जो बचा हुआ, क्योंकि भाई अब लिगेंड जब सबको कर लेगा, तो अब लिगेंड क्या करेगा, हमारे बचे हुए, क्योंकि हम ऊपर से इसको गिरा रहे हैं, कंटिन्यू गिरा रहे हैं, अब वो इस वाले मेटल जो इंडिकेटर था इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा और इंडिकेटर को यहाँ से रिप्लेस या रिमूव कर देगा, और खुद जाके लिगेंड क्या करेगा, इस मेटल के साथ भी जुड़ जाएगा, तो हमारा लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा, यहाँ से हमारा ब्लू कलर, क्योंकि भाई ये कलर रेड था, जैसे ही हटेगा हमारा रेड कलर हट जाएगा और हमें ब्लू कलर दिखेगा, और हम फटाक से जो है उसी टाइम पे इसको रोक देंगे। और रोकने के बाद अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा लिगेंड था वो कितना हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब जितना लिगेंड हमारे यहाँ पे खत्म किया होगा, उतना ही हमारा इसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, क्योंकि रिएक्शन में भी हम देखें तो जितना लिगेंड है वो टोटल हमारा मेटल के साथ जुड़ा है। तो भाई खाली नहीं है लिगेंड, खाली नहीं है, जितना लिगेंड है वो मेटल के साथ जुड़ा है। तो अगर हमारे जितना मेटल होगा उतना ही हमारा लिगेंड होगा। तो इसी की मदद से हम लिगेंड के यूज की मदद से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे इसमें कितने मेटल आयन प्रेजेंट है, और यही हमको एंड में पता लगाना होता है कि मेटल की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट होती है। और इस पूरे को परफॉर्म करने में हमारी मदद किसने की है, मेटल आयन इंडिकेटर ने, यानी कि पीएम इंडिकेटर ने मदद की। तो वही यहाँ लिखना होता है। तो वही यहाँ बातें हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया सेटअप तैयार करेंगे, और कुछ अमाउंट हम इंडिकेटर का मोड एंड ब्लैक का यहाँ डालेंगे, और कुछ जो इंडिकेटर हमारा बनेगा वो मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसमें रेड कलर होगा, जो हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये पूरी रिएक्शन थी, मेटल आयन ने मेटल आयन कॉम्प्लेक्स पूरा बना दिया, लेकिन कुछ अमाउंट में बनाया, बाकी का मेटल तो हमारा फ्री था। तो अब जब टाइट्रेशन शुरू होगी तो लिगेंड होगा वो हमारा क्या करेगा, एक्सेस वाला जो यहाँ पे मेटल है उसके साथ रिएक्शन शुरू करेगा और मेटल ईडीटीएच या मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब जब सारा का सारा जो हमारा मेटल है वो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएगा, तो उसके बाद जो बचा हुआ हमारा लिगेंड होगा वो इस मेटल इंडिकेटर के साथ में जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इसको भी हमारा इंडिकेटर को रिमूव कर देगा। अब जैसे ही हमारा इंडिकेटर क्या होगा, हमारा जो इंडिकेटर रिमूव हो गया, हमारी फ्री स्टेट में जाएगा, वो क्या करेगा, अपना ओरिजिनल कलर यहाँ पे शो करेगा, और उसका ओरिजिनल कलर ब्लू कलर होगा। तो वो हमारे पूरे के पूरे एंड पॉइंट यानी कि ब्लू कलर में इसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब सिंपल समझो कि ये हमारा सॉल्यूशन था। अब जैसे ही हमने इंडिकेटर डाला, वो हमारा मतलब इंडिकेटर का ब्लू कलर था, तो यहाँ पे कायदे में ब्लू कलर होना चाहिए, लेकिन अब भाई इंडिकेटर आते ही क्या करेगा, मेटल के साथ जुड़ गया, तो इस पूरे को रेड कलर में कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इंडिकेटर को यहाँ से सेपरेट करके फिर से अलग किया, तो इंडिकेटर का है ब्लू कलर, तो इस पूरे सॉल्यूशन को वो फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, और हमारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा ब्लू कलर का। और जैसे ही ब्लू कलर दिखेगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है, और यही एक्चुअल में हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन थी। तो ये आपको यहाँ पूरा समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मतलब देखो इस तरह आता है कि एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर विद एग्जांपल। तो एक्चुअल में टाइप्स आपको यहाँ थोड़ा यही है, इसके टाइप और कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे पूरा, तो जब आएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, आप देखो ये लिख के आना पूरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के बारे में, प्रिंसिपल लिख के आना, और प्रोसीजर में आप लिख के आना मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में, और देन मैकेनिज्म ये पूरा लिख के आना, यहाँ से पूरी बात लिख के आओगे, और ये पूरा यहाँ तक लिख के आओगे, और एंड में लिख देना कि मेटल आयन इंडिकेटर की मदद से हमको पता चलता है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में क्या कैसे हुआ। अब कौन कौन से इंडिकेटर का हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं मोर्डेंट ब्लैक सेकंड का, इरियोक्रोम ब्लैक टी का, और सोलोक्रोम ब्लैक टी का। अब ये जो क्या करेंगे कि जैसे हम जब इसको डालेंगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाद में जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आएगा ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री स्टेट में। तो ये रेड टू ब्लू करते हैं हमारे ये वाले। अब ये किस किस में इस्तेमाल होते हैं, तो जो हमारे मेटल हैं, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया सिंपल कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैंगनीज और लेड हमारा, और तो मरकरी, तो इन सब जो हमारे मेटल है इनमें हमारा इस्तेमाल होता है ये वाला। अब नॉर्मली हम बात करें हम दूसरे और इंडिकेटर के बारे में, तो एक हमारा मिथाइल ब्लू आता है, एक थाइमोल ब्लू आता है। तो ये क्या करेंगे, मिथाइल ब्लू नॉर्मली जब डालेंगे ब्लू कलर में होगा, एंड पॉइंट पे येलो कलर में चला जाएगा। थाइमोल ब्लू हमारा नॉर्मली ब्लू कलर में होगा, एंड में हमारा ग्रे कलर में चला जाएगा। तो ये हमारे जो इंडिकेटर है इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे लेड में, जिंक में, कैडमियम में और मरकरी में। तो इन सब में हमारे ये इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थी हमारी सारी की सारी कहानी मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में, और सिंपली देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में।
बाकी अब बात करें इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में, तो सिंपल लिख के आता है, यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया। तो इन सब की कंसंट्रेशन पता लगाने में हेल्प करता है। बाकी अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट, और ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। अब जैसे नॉर्मली हम यहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नॉर्मली मेटल आयन है और हम यहाँ पूरा मतलब हमने देख लिया कैसे होता है। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि मान लो यहाँ पे अभी हमारा एक मेटल था, लेकिन अब एक मेटल की जगह हमारे 2-3 मेटल प्रेजेंट हो गए, तब आप क्या करोगे? क्योंकि भाई अगर 2-3 मेटल हो गए तो जो लिगेंड गिरेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, और अगर सबके साथ जुड़ेगा तो हमके किसी एक मेटल के बारे में पता नहीं चल पाएगा, तो पूरा का पूरा एरर हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हमारे आते हैं मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। तो यहाँ डायरेक्टली नॉर्मल समझो कि मान लो हमारे पास नॉर्मल एक मेटल आयन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लो कोई हमारा सॉल्यूशन है और उसमें 2 या 3 मेटल आयन है, तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं मास्किंग एजेंट का। और मास्किंग का मतलब क्या होता है कि उसको मास्क, जैसे हम लोग अगर मुंह पे मास्क लगा ले तो हम लोग छुप जाते हैं ना, उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ मास्किंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या करेगा कि मान लो कोई सॉल्यूशन है यानी कि जिसकी हमें टाइट्रेशन करानी है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ टाइम के लिए हम ए, मान लो यहाँ पे हमें ए की करानी है, तो हम क्या करेंगे बी और सी, इन दोनों को मास्किंग एजेंट की मदद से क्या करेंगे, छुपा देंगे। तो अब जब पूरी टाइट्रेशन चलेगी ना, तो जो बी और सी है ये मान लो कि ये इसमें है ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है। हमारी धीरे धीरे जो ए है इस पूरे की यहाँ पे टाइट्रेशन अच्छे से हो जाएगी और हमको जो है अपना एंड रिजल्ट पूरा देखने को मिल जाएगी और हमें ए की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। बाद में जब ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी, देन हम बाद में ए और सी को छुपा देंगे, बी की पता कर लेंगे, और बाद में हम बी और ए को छुपा देंगे, सी की पता कर लेंगे। तो इस तरह हमारे ये नॉर्मली काम करता है। यानी कि सिंपल मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब हम छोटे थे ना, तो भाई एक ही फोन घर में होता था और हम लोग को गेम खेलना होता था। जो हमारे भाई लोग थे, हम क्या करते थे, मान लो मैं हूँ, मेरा भाई है और एक छोटा भाई है, तो हम क्या करते थे कि एक एक करके खेलते थे। 5 मिनट उसने खेला, तब तक हम लोग एकदम शांत है, हम देख रहे हैं लेकिन हम कोई रोल नहीं कर रहे हैं उसमें गेम में, ना उंगली कर रहे हैं ना खेलने का। जब उनका टाइम खत्म हो गया, मान लो उनकी बारी खत्म होगी, तब हम खेल रहे हैं, जब हमारी हो गई तो हमारा छोटा भाई खेल रहा है। तो इस तरह हम करते थे। तो वही यहाँ होगा कि हम यहाँ मास्किंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और वो क्या करेगा, इन दोनों को जाके तब तक छुपा देगा जब तक हमारा ए का होगा, और जब ए का कंप्लीट हो जाएगा देन हम ए और सी को छुपा देंगे, बी का करेंगे, बी का हो जाएगा देन बी और ए को छुपा के सी का करेंगे। तो इस तरह करते हैं। तो ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जब हमारा जो मेटल आयन सॉल्यूशन है उसमें मोर देन 1 मेटल आयन हमारा प्रेजेंट होता है या फिर मेटल आयन का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो यही हम काम करते हैं। अब इसमें बात करें मास्किंग के बारे में, तो मास्किंग हमारे वो एजेंट है जो क्या करेंगे, व्हेन वी वांट कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी वन आयन, यानी कि हमें कोई एक आयन का कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो ये जो हमारा मास्किंग एजेंट है वो क्या करेगा, अदर देन, यानी कि जो हमारा मेनली वाला मास्क वो होगा उसको छोड़ के बाकी के जो हमारे मेटल आयन है उसको मास्क कर देगा, छुपा देगा, और इससे हमारा क्या होगा, सिंपल मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, हमारे पास मिक्सचर एक मेटल आयन का, यहाँ पे हमारा हो गया तो कैल्शियम, कैडमियम, कॉपर, मान लो 3 हमारे पास मेटल है और हमारा लिगेंड ईडीटी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे नॉर्मली अगर हम यहाँ करेंगे तो स्टेप 1 में क्या है, हमें तीनों के साथ यानी कि कैल्शियम, कैडमियम और इसे कॉपर, तीनों के साथ हमारा मेटल यहाँ पे बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमें किसी एक के साथ मिले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मास्किंग एजेंट का। तो नाउ इफ वी वांट कि कोई इंडिविजुअल हमें मेटल आयन का मिले, तो हम यहाँ पे मास्किंग इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मली मान लो हमने एक यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जो एक मास्किंग एजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को यहाँ पे मास्क कर लेगा। और जब इन दोनों को मास्क कर लेगा तो अब जो ईडीटी है वो हमारा सिर्फ कैल्शियम के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये दोनों मास्क है, ये मान लो कि इनका अभी कोई रोल नहीं है। तो जो टाइट्रेशन वगैरह होगी नॉर्मली हम कैल्शियम की करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि अब मान लो कि हमारा भाई कैल्शियम का काम हो गया, अब हमें ये चाहिए, तो अब ये जो मास्किंग है भाई इनको हटाना भी तो पड़ेगा। तो इन मास्किंग एजेंट को मतलब हटाने के लिए और रिमूव करने के लिए और इसको पहले से नॉर्मल कंडीशन में लेके आने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डी मास्किंग एजेंट का। तो ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, विच रिलीज द इफेक्ट ऑफ मास्किंग एजेंट, जो हमारे मास्किंग एजेंट के इफेक्ट को रिलीज करेंगे और दोबारा अपनी प्रॉपर्टीज को रिगेन करने में हेल्प करेंगे, जिससे वो अपनी रिएक्शन में फिर से पार्ट ऑफ ले सके। तो दे मेनली ब्रेक द मेटल मास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारे ये मेटल मास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है इसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। इफ वी टेक, अब हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, आप ले सकते हो कि अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डी मास्किंग एजेंट का डाल दोगे तो वो इनको रिलीज करके दोबारा से हमारी इस कंडीशन में ले आएगा। तो अगर हम दोबारा से इसमें डालेंगे तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ये डी मास्किंग एजेंट का। ठीक है, अब इसके यहाँ पे स्टेप 3 है कि नाउ इफ आल्सो वांट कि कैडमियम भी हमारा कॉम्प्लेक्स में जाए, तो हम यहाँ डी मास्किंग इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा नॉर्मली फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो अब ये हमारा कैल्शियम था ईडीटीए में, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, ये पूरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स था। तो अब जो हमारा कैडमियम है ये भी हमारा इसमें आ जाएगा, बाकी ये अभी भी हमारा थायोसाइनाइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इफ वी वांट कॉपर, तो हम इसको फिर से एक डी मास्किंग एजेंट का इस्तेमाल करके इसको भी छुटा सकते हैं। तो इस तरह हमारा मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट का इस्तेमाल करके हम हमारा जो मेटल आयन का पूरा मिक्सचर था, यानी कि 2-4 चीजें, उनको हम यहाँ बचा के
और किसी एक मेटल आयन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक आयन में। तो ये हमारे थे मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट और इसीलिए ये काफ़ी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आई होप आपको अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में लगभग सारी बातें पता चल गई होंगी और हमने लगभग सारी बातें यहाँ कर ली। तो ये था, अगर क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप अच्छे से जो है इसको करके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बारे में। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सही बताऊं तो बहुत सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं है। बस एक मान लो कि एक सिंपल सी प्रोसेस आपको याद रखनी है और वो प्रोसेस याद करो। ये कई बार 10 मार्क्स में भी आता है, कई बार 7-5 में तो आता ही रहता है। तो सिंपली हम बात करते हैं कि ग्रेविमेट्री एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो नॉर्मली जो हम टाइट्रेशन अब तक पढ़ते आ रहे थे कि उसमें ये हमारा सब कुछ है, तो ये उससे थोड़ा सा अलग हटकर होती है। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो हमने कोई रिएक्शन की, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमने कोई रिएक्शन की और हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन के अंदर हमारे प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इन प्रेसिपिटेट को ही हमें एक्चुअल में मेजर करना होता है कि इनका अमाउंट कितना है या ये कितने प्योरिटी में। अब नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कई बार आप लोगों ने दूध वगैरह गर्म करते होगे, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई खोया किससे बनता है, जिसकी मिठाइयाँ बनती है ना बहुत ज़्यादा, तो खोया कैसे बनता है हमारे दूध से। यानी कि जब हम दूध को गर्म करते रहते हैं और करते करते जो हमारा लिक्विड जैसा दूध होता है ना, वो एंड में एकदम हमारा गाढ़ा गाढ़ा इस तरह बन के आ जाता है और हम उसको क्या बोलते हैं, वो दूध का एक प्योर फॉर्म होती है हमारी, यानी कि एकदम गाढ़ा और प्योर दूध होता है, जिसको अगर हम लोग पीते हैं ना भाई बहुत अच्छा लगता है। अब पीते क्या, उसको तो खाने लायक हो जाता है क्योंकि खोया हो जाता है। तो वही कुछ फंडा होता है। जैसे नॉर्मली जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रेसिपिटेट है, जैसे क्लोराइड हो गया या किसी के, हमारे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और ये प्रेसिपिटेट एक्चुअल में हमारी क्या होते हैं, एक पूरे के पूरे प्योर फॉर्म होते हैं। तो इसी को हमें मेजर करना होता है कि एक्चुअल में क्लोराइड या कोई और हमारे जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और यही इनकी प्योरिटी कहलाती है। अब देखो ये काम हम यहाँ पे टाइट्रेशन से भी कर रहे थे, यानी कि नॉर्मली आपने देखा कि हमारा जो ये वाला था कि हमारे AgCl के यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, देन उनकी यहाँ पे हम इसके कंसंट्रेशन से पता लगा लेते हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट हमको नहीं मिलता है। तो जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस है ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें भाई एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, इसीलिए ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बात करते हैं कि इसमें ग्रेविमेट्री में एक्चुअल में होता क्या है। तो पहली बात ये हमारी देखो ग्रेविमेट्री एनालिसिस है, हमारी टाइट्रेशन नहीं है, तो इसमें टाइट्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मली एनालिसिस होती है। बाकी अगर नाम से देखा जाए तो देखो ग्रेविमेट्री, तो ग्रेवी का मतलब होता है मास। जैसे हम ग्रेवी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा गाड़ी है या कितना किसी का वजन है, कितना वेट है, तो ग्रेवी मतलब होता है मास। और मैट्रिक का मतलब होता है पता लगाना। यानी कि सिंपली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हमने यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन की और उसके बाद जैसे ही हमारे कोई प्रेसिपिटेट बने, तो उन प्रेसिपिटेट का वजन कितना है, उसका वेट कितना है, यानी कि एक्चुअल में वो कितनी अमाउंट में बने हैं, उसी कंसंट्रेशन को हम या उसी मास को, उसी वेट को हम यहाँ पता लगाते हैं इस ग्रेविमेट्री के अंदर में। और ये एक्चुअल में एक प्योर फॉर्म होती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हम प्योरिटी को पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन की क्या प्योरिटी है। तो बस बात वही है, हमको एक्चुअल में जो यहाँ प्रेसिपिटेट बने हैं ना, उनका वेट हमको पता लगाना होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्विंग द डिटर्मिनेशन ऑफ वे या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने बोला ना, जो हमारा मेन सब्सटेंस है उसका अमाउंट पता लगाते हैं। अब इन इट्स प्योर फॉर्म, अब जो उसके प्रेसिपिटेट क्या होगी, जब वो पूरा सॉल्यूशन फॉर्म में था तो भाई उसमें पानी भी है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सब कुछ है। लेकिन जब प्रेसिपिटेट बन गया तो इसका एकदम प्योर फॉर्म में, यानी कि हमें सिर्फ उस सब्सटेंस का एक्चुअल में पता लगाना होता है, इसलिए हम इसको प्योर फॉर्म बोलते हैं। तो प्योर फॉर्म में हम यहाँ खुद कन्वर्ट करने वाले हैं, दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की मदद से, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि कैसे कोई भी हमारा सॉल्यूशन वगैरह होगा, उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, उन प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड मास होगा उसको बाहर निकालेंगे, फिल्टर करेंगे और उसका वेट करके कैलकुलेशन करते हैं कितना उसकी प्योरिटी प्रेजेंट है। तो इन सबको कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आएगा, राइट, मतलब डिफाइन करो ग्रेविमेट्री और इसके वेरियस स्टेप के बारे में बात करो। कई बार ये भी आता है कि यदि प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व, तो प्रिंसिपल भी यहाँ आपको दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो आपको डेफिनेशन दिख रही है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी दिख रहा होगा। तो प्रिंसिपल सिंपली क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ आयंस या एलिमेंट इनटू इट्स प्योर फॉर्म, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम उसको आराम से वेट कर सके और आराम से उसकी क्वांटिटी वगैरह को पता लगा सके। अब इस पूरे को करने के लिए हमारे पास टोटल होते हैं 8 स्टेप, और यही हमारा मेन क्वेश्चन जो आप यहाँ देखते हो कि वेरियस स्टेप इन्वॉल्विंग ग्रेविमेट्री, तो यही है वो 8 स्टेप, ये आपको पता होने चाहिए और सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली पहले जब भी आपको एग्जाम में आएगा ना, तो आप पहले डेफिनेशन लिखना, प्रिंसिपल लिखना, ये वाला डायग्राम कुछ भी आप बना के आ जाना, और इसके बाद ये 8 स्टेप के नाम लिखना, डायरेक्ट नहीं, आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे। और ये स्टेप इतने इंपॉर्टेंट है कि कई बार जैसे डाइजेशन या ऑसवाल्ड रिपनिंग ये अलग से 2 मार्क्स में आ गया, आपके लिए ड्राइंग इग्निशन अलग से 2 मार्क्स में आ गया, तो ये दोनों आपके जो है ये 2 बनते हैं आपके 2 मार्क्स में अलग से भी आ जाते हैं। तो पहले हमारा आता है सैंपलिंग या प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड हमारा आता है प्रेसिपिटेशन, थर्ड आता है डाइजेशन या इसको ऑसवाल्ड रिपनिंग बोलते हैं, फोर्थ फिल्ट्रेशन, फिफ्थ वॉशिंग, सिक्स हमारा ड्राइंग या इग्निशन,
7th हमारा वेइंग और 8th हमारा आता है कैलकुलेशन। अब चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैम्पलिंग के बारे में। तो सैम्पलिंग सिंपली क्या होता है कि फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट इन विच इट डिसॉल्व एंड रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखो सबसे पहले जब हमें सॉल्यूशन बनाना है यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास होना चाहिए सॉल्यूट और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। तो जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलेगा तभी जाके तो हमारा यहाँ पे एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार होगा। तो यही तो हमारा है कि पहले हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। अब सॉल्यूशन हमें इस तरह की, यानी कि ये रिएक्शन हमें इस तरह करवानी है कि हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम अब तक क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम AgNO3 जो हमारा एग्जांपल था उसमें अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मली NaCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो AgCl के हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। आप इसको इसमें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं लगता है, ये भी कर सकते हो। तो इस तरह हमारे यहाँ पे नॉर्मली हम कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, हमें एक सूटेबल सैंपल या सब्सटेंस लेना पड़ेगा, पूरा बल्क मटेरियल थे उसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है बेरियम क्लोराइड, हमने उसकी जगह बेरियम क्लोराइड लिया है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, यानी कि अच्छे फॉर्म में। अब जब कराएंगे वही आपको बताए Ba यहाँ पे होगा, अब ये SO4 के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा तो हमारा BaSO4 बन जाएगा और ये 2 Cl है 2 H है, तो यहाँ पे 2 HCl हमारा निकल आता है। तो यहाँ पे हमारे बन जाते हैं वेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट, यानी कि ये हमारे होते हैं वेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट। अब एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट है पूरा, इस वजह से जो हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट बने हैं वो हमारे डिसॉल्व नहीं होंगे और यहाँ पे नॉर्मल रहेंगे, और ये हमारे इनसॉल्युबल, क्योंकि भाई तभी तो नहीं डिसॉल्व होंगे, तो यहाँ हमारे प्रेसिपिटेट बन के रहते हैं। अब सेकंड हमारे स्टेप क्या आता है, प्रेसिपिटेशन का। तो वैसे तो यहाँ पे हमारे प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी बाई चांस हमारे प्रेसिपिटेट ना बने, क्योंकि ये रिएक्शन में तो हमने H2SO4 लिया था। अब नॉर्मली बात करो कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि यहाँ पे हम नॉर्मली किसी भी तरह के प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने सॉल्यूशन में, जिससे हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सके नॉर्मली। तो प्रेसिपिटेशन को आप थोड़ा डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इस तरह के सॉलिड होते हैं ना छोटे छोटे, तो हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सके। तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुके नॉर्मली। तो प्रेसिपिटेशन हमारी नेसेसरी है हमारे सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब बोलोगे सर यहाँ पे आप बोले जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट या रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या है, H2SO4, और हमने यहाँ पर रिएक्शन ही किसके साथ कराई थी, H2SO4 के साथ में। तो नॉर्मली भी वैसे हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे अच्छे से ना बने तो हम यहाँ पे अलग से अपना डाइल्यूट H2SO4 को और थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे जो प्रेसिपिटेट थे वो काफी ज्यादा अच्छे और वैसे बन जाए। तो ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेशन वाला सेकंड वाला स्टेप। अब थर्ड हमारा आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन सिंपली क्या है कि इट इज द प्रोसेस इन विच द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे ये अभी मैं आपको बड़े दिखा रहा हूं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह के प्रेसिपिटेट हमारे बनते हैं, ठीक है, ये हमारे बनते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इसको इसी में, यानी कि जिसमें ये हमारे प्रेसिपिटेट बने हैं, इसी में हम कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो इट इज द प्रोसेस इन विच द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू लार्जर वन व्हाइल अलाउइंग अ प्रेसिपिटेट टू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ मदर लेकर। अब ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन होता है ना, यहाँ पे जिसके अंदर हमारी रिएक्शन हुई है और जिसके अंदर हमारे ये प्रेसिपिटेट बने हैं, तो इस पूरे सॉल्यूशन को हम यहाँ पे मदर लेकर बोल देते हैं। यानी कि एक तरह से मान लो कि माँ के अंदर सब आए तो वही है, मेन हमारा यही है, सोर्स है, तो मदर लेकर बोल देते हैं। अगर कभी आए कि मदर लेकर क्या है, तो मदर लेकर सिंपल लिखना है कि ये हमारा वो सॉल्यूशन है एक्चुअल में हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हमारे प्रेसिपिटेट तैयार हुए, हमारी रिएक्शन हुई है और उसी के अंदर सारे हमारे काम हो रहे हैं प्रेसिपिटेशन वगैरह वाले। तो ये मदर लेकर है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट हमारे बने थे उनको छोड़ देते हैं, और जब हम छोड़ देंगे, ये हम लगभग 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और जब हम ये छोड़ देते हैं तो अब क्या होगा, जो आस पड़ोस में, यानी कि जब प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो कुछ प्रेसिपिटेट छोटे छोटे ये होते हैं, तो वो सब सीट नीचे सेटल डाउन होंगे, तो होते होते हमारे जो प्रेसिपिटेट है उनके ऊपर बाकी का सॉलिड सब चिपक चिपक के और ये हमारे बड़े रूप में आ जाते हैं। अब मैंने आपको फजांस मेथड में क्या बताया था कि जब हमारा AgCl वो पूरा का पूरा हमारा बन जाता है, उसके बाद हम उसको जब सेटल थोड़ी देर रखते हैं तो AgCl के ऊपर जो हमारे बचे हुए क्लोराइड है वो भी आके चिपक जाते हैं, यानी कि वो और ज्यादा पीपीटी हमारी, इसीलिए हमारे जो प्रेसिपिटेट के छोटे होते हैं ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। सेम फंडा है कि जब हमने इसको मदर लेकर में रख दिया, 12 से 24 घंटे के लिए रखते हैं, तो कुछ टाइम में, यानी कि 24 घंटे बाद लगभग आप देखोगे जो आपके छोटे छोटे प्रेसिपिटेट थे वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो पूरे सॉल्यूशन के हमारे बाकी का भी जो सॉलिड पार्ट होगा वो पूरा का पूरा इन पे जाके चिपक जाता है और हमारे प्रेसिपिटेट पूरे पूरे बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे डाइजेशन या फिर ऑस्वाल्ट रिपनिंग बोलते हैं, कि यहाँ पे हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रेसिपिटेट बने थे उनको मदर लेकर में छोड़ देते हैं 12 से 24 घंटे के लिए, और इससे क्या होगा, हमारे मदर का जो भी प्रेसिपिटेट है बाकी सब वो सब उन्हीं के ऊपर अलाउ हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे, और उनका साइज भी थोड़ा बहुत हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो बस उनको अलाउ कर देते हैं 12 से 24 घंटे के लिए, ठीक है। अब ये नॉर्मली वैसे हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं, लेकिन मान लो ज़्यादा जल्दी है या आप और अच्छा अपने रेट ऑफ डाइजेशन को अच्छा करना चाहते हो, तो जो टेम्परेचर है उसको हम थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि हमने किसी और में रख दिया और टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर सकते हैं।
तो अब बड़े होने को ऐसे लिख देना कि स्मॉलर जो हमारे होंगे, जैसे स्मॉलर पार्टिकल प्रेसिपिटेट कन्वर्ट टू लार्जर बन जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। इस तरह आप इसको लिख के आ सकते हो। जब हमारे ये पूरे पार्टिकल इस तरह हो जाते हैं, देन हमारी यानी कि अब हमारे प्रेसिपिटेट तैयार हैं, देन अब हमारा नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस। तो अब फिल्टर करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है कि अब हम अपना अगला वाला कागज लेंगे, उस पर बनाएंगे एक नया बीकर, और नया बीकर बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना एक फिल्टर पेपर यहाँ पे लगा देंगे। अब जो फिल्टर पेपर है नॉर्मली है वो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अपना वॉटमैन फिल्टर पेपर का। अब जब वॉटमैन फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्यूशन को इसके ऊपर ऐसे डालना शुरू करेंगे, और जब डालना शुरू करेंगे ये सारा सॉल्यूशन यहाँ आएगा। अब आपको बताया कि जो हमारे प्रेसिपिटेट है उनका साइज बड़ा है, तो वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट हमारे इस वाले यानी कि जो हमारा पेपर है उसके ऊपर रख जाते हैं, और लिक्विड सारा हमारा नीचे चला जाता है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं कि हमारी प्रोसेस है जिसमें प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं अपने मदर लेकर में से बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, जैसे वॉटमैन फिल्टर पेपर हो गया। अब जो फिल्टर पेपर हो गया उस पर जो सॉलिड है वो हमारे रिटेन हो जाते हैं। अब उसमें से हम अलाउ करते हैं कि जितना लिक्विड है हमारा पास हो जाए। अब जो हमको नीचे जो हमको मिलता है, आपको पता है कि जब फिल्टर करते हैं तो नीचे हमारा मिलता है फिल्ट्रेट, और ऊपर हमको यहाँ पे अपना मेन जो रेजिड्यू है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो अब मान लो अब क्या हो गया, फिल्ट्रेशन भी हो गई और हमें यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया जो हमारे यहाँ पे रेजिड्यू थे। अब यहाँ पे हम कराते हैं कि वॉशिंग। अब देखो हमें ये पता है कि भाई थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज तो हमारी होगी, क्योंकि मदर लेकर से आए और भी रिएक्शन थी तो इसमें इंप्योरिटीज हो सकती है, देन हम इसको कराते हैं वॉश। तो यहाँ पे क्या है, नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेसिपिटेट आर कॉन्टामिनेटेड विद सम इंप्योरिटी, सो वी हैव टू वॉश। तो हम इसको थोड़े से गुनगुने यानी कि ल्यूक वार्म वाटर होता है ना, उसके साथ हम इसको कराएंगे, या कोई और सॉल्वेंट हम इथेनॉल वगैरह का भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपने प्रेसिपिटेट को यहाँ पे क्या करेंगे, वॉश कर लेते हैं। और जब वॉशिंग हो जाती है देन अब भाई अब गीला किया धोया है तो अब इसको सुखाना भी जरूरी है, तो हम इसको करते हैं ड्राई। अब ड्राई करने में दो हमारी प्रोसेस आएंगी। देखो नॉर्मली अगर हम इसको रूम टेम्परेचर या नॉर्मली टेम्परेचर पे मतलब रख देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको 110 या 120 यानी कि इतने टेम्परेचर जब इसको हीट करते हैं तो इसको हम नॉर्मली ड्राइंग बोल देते हैं, यानी कि हम इसको गर्म कर रहे हैं, नॉर्मली है। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा और जल्दी हो और इसके अंदर का जो भी लिक्विड है यानी कि सारा का सारा निकल जाए, तो हमें एक्चुअल अमाउंट मिले, यानी कि हम चाहते हैं केवल हमको ड्राई वाला प्रोडक्ट ही मिले। तो हम यहाँ पे कराते हैं फिर अपनी इग्निशन। अब इग्निशन थोड़ा आग जैसा बनता चलता है, तो यहाँ पे क्या कराते हैं कि हम हाईयर टेम्परेचर पर कराते हैं। देखो ड्राइंग में नॉर्मली हम 110 से 120 डिग्री 1 से 2 घंटे के लिए रख रहे थे, तो अच्छा ड्राई हो जाता है, उसमें भी अच्छा काम हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि और एक्यूरेट मिले, तो हम यहाँ पे इग्निशन कराते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल ही हाईयर टेम्परेचर पे अपने इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हमारे जो प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पे बनके तैयार हो जाते हैं। अब आखिरी में क्या करना है, आपको इसका वेट करना है। तो जब ड्राई हो जाएगा आपके जो रेजिड्यू ये बच जाएंगे, और रेजिड्यू बचने के बाद हम उसको जो एनालिटिक बैलेंस होता है ना, जो हमारी मशीन होती है उसके ऊपर रख के हम इनका एकदम एक्यूरेट वेट करेंगे, और हमें एक यहाँ पे संख्या मिल जाएगी कि कितना हमारा वेट है। ये एक्स लेट एक्स देख के भाई जो बच्चे मैथ के आए होंगे वो समझ गए होंगे कि सर भी मैथ में पढ़े थे, यानी 12th क्लास सर ने मैथ से की होगी। अब कैलकुलेशन का फंडा आता है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमको बतानी है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, कि हमारा सब्सटेंस कितना प्योर है। और एक्चुअल में अब कैलकुलेशन का फंडा आ गया, तो इसमें फॉर्मूला हमारा आता है E इंटू एस अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। आपको बताया कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं, तो ई जो आपका होगा वो होगा वेट ऑफ रेजिड्यू, यानी कि एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पे पूरा रेजिड्यू ये निकल के आए थे प्रेसिपिटेट, इनका वेट कितना था वो यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे। फिर एस आपका एक ग्रेविमेट्रिक फैक्टर होगा, तो जब आप इस ग्रेविमेट्रिक को करोगे तो उसी मशीन के अकॉर्डिंग आपको ये फैक्टर मिल जाएगा। देन हमारा नीचे आता है डब्ल्यू। अब टोटल जो आपने जब सैंपल लिया था, जब आपने पूरा मतलब रिएक्शन सॉल्यूशन किया था, तो कहते हैं ना कि हमने 7 ग्राम या 10 ग्राम सैंपल जोड़ा, इतना ग्राम जोड़ा, तो वो एक्चुअल सैंपल आप यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ सैंपल। तो वही तो सैंपल में से आपको कितना परसेंटेज प्योरिटी सब्सटेंस की मिली, यही तो हम इसमें चेक करते हैं। तो ये हम पूरा लिखने के बाद हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक पूरी वैल्यू मिल जाएगी और हमको पता चल जाएगा कितना क्या कैसे है। तो अब नॉर्मली बात करें ग्रेविमेट्री की एप्लीकेशन के बारे में, तो जो हमारी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उनको एनालाइज करने में हमारे जो नॉर्मली एक्यूरेसी इसकी काफी अच्छी होती है, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो जो क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड है इनकी प्रेसिपिटेट को फाइनल मतलब निकालने के लिए और क्रोमेट वगैरह को भी निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल देखा था हमने ग्रेविमेट्री यहाँ समझ ली। एक बार सिंपली अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो देखो सबसे पहले आपको सैंपल पूरा तैयार करना है, जो आपकी रिएक्शन वगैरह होगी, उसके बाद आप इसमें रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बाद में आप इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ और प्रेसिपिटेट बना सकते हो। बनाने के बाद आप इसको यहाँ पे छोड़ दोगे 12 से 24 घंटे के लिए, आपके थोड़े से साइज बड़े हो जाएंगे, और जब पूरा तैयार हो जाएंगे उसके बाद आप इसको फिल्टर कराओगे, और फिल्टर कराने के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे पूरे इस तरह के मतलब फिल्ट्रेट आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप इसको वॉश करोगे पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से, या फिर आप एल्कोहल वगैरह सॉल्वेंट लेके। देन उसके बाद आप इसको ड्राई करोगे 110 से 120 डिग्री पे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर एकदम हाईयर टेम्परेचर पे आप इसको रख दोगे।
और ड्राई करने के बाद आप इसका फिर मतलब ड्राई पूरा अच्छे से हो जाएगा, देन आप इसका वे करोगे और वेट करने के बाद आप कैलकुलेट करोगे और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेशन के लिए E/S/W/100 आप इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप अब आपको जो है ग्रेविमेट्री का सारा फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब इसी ग्रेविमेट्री से कनेक्टेड एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, कई बार 7, 5 में आएगा, ज्यादा बड़े में नहीं आता, और कभी कनेक्टेड में आ जाता है। वैसे 2 नंबर में मोस्टली आता है। डिफरेंस बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो देखो नॉर्मली क्या था कि जब हम इस प्रेसिपिटेट को यहां से सेपरेट आउट कर रहे थे, हमने इनको बाहर निकाला, तो अब बहुत चांस हो सकते हैं कि भाई ये एकदम प्योर ना हो, इसीलिए तो हम इनको वॉशिंग करा रहे थे ना। तो अगर ये प्योर नहीं है तो यहाँ पे जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है ना, वो 2 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारा होता है को प्रेसिपिटेशन और दूसरा हमारा होता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा सैंपल हमेशा जो प्योर हो, तो जो प्रेसिपिटेट है वो कॉन्टेमिनेट हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी के साथ, और इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है को प्रेसिपिटेशन, एक होता है पोस्ट। अब को का मतलब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे थे, यानी कि जब यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई थी इसी टाइम पे, तो इसी टाइम जब हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे थे, तो हो सकता है कि उसी टाइम किसी तरह की, जैसे मान लो ये हमारे प्रेसिपिटेट इस तरह फॉर्म हुए, तो हो सकता है कि उसी टाइम पे कोई इंप्योरिटीज हमारे इनके बीच में आके यहाँ पे छुप गई और हमारे ये प्रेसिपिटेट बाद में फॉर्म हो गए। तो अब जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए, तो हो सकता है कि उनके अंदर कुछ अमाउंट में हमारी इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट थी। तो जब इंप्योरिटीज हमारी ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। यानी कि ये वो प्रेसिपिटेशन है जिस टाइम पे क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज हमारी इन प्रेसिपिटेट्स के अंदर या प्रेसिपिटेट्स में इन्वॉल्व हो जाती है, घुस जाती है, तो उसको हम यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। अब ये हमारी 2 तरीके से हो सकती है। एक है सरफेस। अब जैसे ये हमारे प्रेसिपिटेट है, तो जैसे ये बने इनके सरफेस पे, यानी कि बनते ही बनते इनके सरफेस पे हमारी इंप्योरिटी चिपक गई, तो ये को प्रेसिपिटेशन की सरफेस इंप्योरिटीज हो गई। और एक बार क्या होगा, जैसे प्रेसिपिटेट बन रहे थे, यानी कि सॉलिड के हमारे छोटे छोटे टुकड़े थे और ये मिलके एक बड़ा बन रहे थे, तो उसी टाइम कोई इंप्योरिटी हमारी इनके बीच में आ गई और ये हमारे ये बन गया। इसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन, यानी कि अंदर, यानी कि हमारे प्रेसिपिटेट के अंदर हमारी कोई इंप्योरिटी घुस गई, तो ये होती है ऑक्लूजन। अब पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि अब हमारे मान लो सैंपल बन गए और हमने इनको बाहर निकाल लिया, तो जब हमारे ये प्रेसिपिटेट बन चुके थे, तो बनने के बाद हो सकता है कि भाई इनके ऊपर किसी तरह की कोई इंप्योरिटी चिपक जाती है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो सिंपल इतना सा अंतर है, ज्यादा बड़े में नहीं आता, बाकी इसके नोट हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे। तो को प्रेसिपिटेशन क्या है, जब हमारी जो प्रेसिपिटेशन हमारे जब हमारे प्रेसिपिटेट बन रहे थे, उसी बनने टाइम पे हमारी कोई इंप्योरिटी अगर ऐड हो गई, तो वो प्रेसिपिटेशन हो गई को वाली। और पोस्ट क्या है, जब हमारे प्रेसिपिटेट बन चुके थे, तो बनने के बाद, यानी कि जब ये तैयार हो गए, अब इसके बाद अगर इन प्रेसिपिटेट्स के ऊपर किसी तरह की इंप्योरिटी जुड़ जाती है, तो उनको हम पोस्ट प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और को और पोस्ट तो जानते हो, को का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो को मतलब पहले, यानी कि प्रेसिपिटेट बनने से पहले, और पोस्ट का मतलब बाद में कि प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेट बन गए उसके बाद कोई इंप्योरिटी जुड़ गई, तो वो हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन कहलाती है। तो इस तरह इन दोनों के बारे में भी आएगा, तो आप में भी लिख के अच्छे से आ जाओ। तो अब हम बात करते हैं अपना आखिरी डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में। अब देखो मैंने क्या बोला, वही नाम में काम छुपाए। तो यहाँ पे अगर डाई एजोटाइजेशन के बारे में बात करें ना, तो देखो डाई एजो का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2 और एजो का मतलब होता है ये नाइट्रोजन जो ग्रुप है ना वो होते हैं। तो डाई एजोटाइजेशन में सिंपली क्या है कि हमारे क्या बनेंगे, नाइट्रो ग्रुप बनेंगे, यानी कि इस तरह के, इस पूरे को हम यहाँ पे डाई एजो बोलते हैं। तो इस तरह का हमारे जब इसमें ग्रुप बनेगा, जब हम टाइट्रेशन करेंगे, तो इसको डाई एजोटाइजेशन बोल देते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो जैसे हर किसी में हम पढ़ रहे थे, तो ये हमारी वो टाइट्रेशन है जिसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। यानी कि जैसे नॉर्मली हमारा हर एक कंपाउंड अलग अलग था, हर एक में ढूंढ रहे थे, तो डाई एजोटाइजेशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नीचे हमारा एक अननोन सॉल्यूशन होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता लगानी होती है, वो हमारा होगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। और जिसके साथ हम इसकी टाइट्रेशन करवाने वाले हैं, वो हमारा यहाँ पे रहेगा सोडियम नाइट्राइट। यहाँ पे नाइट्राइल नहीं है, नाइट्राइट है, NaNO2, यानी कि यहाँ पे रहेगा सोडियम नाइट्राइट और नीचे हमारा रहेगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो सिंपली यही हमारी बातें हैं। तो इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन आर रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट इन एसिडिक मीडियम। अब देखो नीचे जो हमारा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, अब आपको पता है कि इसको सॉल्यूशन बनाया जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन बनाएंगे, तो नीचे जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे HCl का, जिसकी वजह से ये हमारा एसिडिक, यानी कि पूरा हमारा एसिडिक सॉल्वेंट है, यानी कि पूरा एनवायरमेंट हमारा एसिडिक। तो इसमें हम HCl भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस पूरे का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम अपना डाई एजोनियम साल्ट पूरा फॉर्म करते हैं और उसी की वजह से इसका नाम है डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन है। ठीक है, अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। अब नॉर्मली इतना अटेंड नहीं कर पाते, तो 15 तक भी चल जाता है, लेकिन इतना हमको चाहिए होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, आइस बॉथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा वाटर बॉथ नॉर्मली हॉट गर्म वाला करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे जब इस रिएक्शन को करेंगे, तो या तो इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ डाल देंगे, या इसको जो बर्फ का पानी होता है या बर्फ की बात होती है उसके ऊपर रख देंगे, तो ये पूरा टेम्परेचर इसका हमारा ठंडा रहेगा। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अब बात करें अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में, तो देखो ये तो आपको आना चाहिए, इस तरह आएगा, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल, मेथड, एप्लीकेशन वगैरह करके आएगा। तो अगर प्रिंसिपल के बारे में बात करें, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ऑफ सैंपल एंड द
सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट टुगेदर इन एन एसिडिक मीडियम टू यील्ड द डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि जो हमको डाइएजोनियम साल्ट चाहिए वो। अब रिएक्शन है ये हमारी दो फेज में होती है। कैसे होती है? तो देखो सिंपली यहाँ पे से था हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यहाँ पे हमने HCl डाला और ऊपर हमारा NaNO3 था। अब जैसे ही हम यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हमारा जो NaNO3 है वो ऊपर से गिरना शुरू करेगा। तो सबसे पहले जो NaNO3 है ना वो हमारा डायरेक्टली प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ नहीं बाइंड करेगा, वो हमारा बाउंड करता है HCl के साथ में, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो अब देखो क्या होगा, हमारा जो NaNO3 है यहाँ, सॉरी NaNO2 है हमारा, वो यहाँ पे बाइंड करेगा HCl के साथ में। अब रिएक्शन में आपको ऑलरेडी पता है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा NaCl यानी कि साल्ट बन गया। अब जो HNO2 बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। देखो HNO3 अगर यहाँ पे 3 होता तो हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO2 है यानी कि ये हमारा क्या है, नाइट्रस एसिड है, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड है। अब आगे क्या होगा कि अब जब ये हमारा नाइट्रस एसिड बन जाएगा ना, देन ये नाइट्रस एसिड हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्टली जो NaNO2 है ना वो हमारा इसके साथ नहीं कर रहा, हमारा जो ये बनेगा यानी कि नाइट्रस एसिड बनेगा वो रिएक्ट करेगा। कैसे? तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हम ले लेते हैं। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के लिए एग्जांपल में हमने यहाँ पे ले लिया ये, अब यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है NH2। अब मैं आपको एक बार अगर अमीन के बारे में बताऊं, देखो नॉर्मली हमारा क्या होता है, अमीन NH3 होता है, यहाँ पे अमोनिया नॉर्मल अमीन बोल देते हैं। अब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। अब क्या होता है कि अगर हमें कोई कंपाउंड अमोनिया के साथ बनाना है या अमीन बनाना है तो हमें इस हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो जब हमारा एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ कुछ और जुड़ता है, मैंने यहाँ पे मतलब Cl जुड़ दिया, यहाँ पे CH3 कुछ भी जुड़ गया, तो ये मेरा कहलाएगा प्राइमरी अमीन। क्या कहलाएगा? प्राइमरी। अगर मैं इसके दूसरे हाइड्रोजन को हटा के भी यहाँ कुछ जोड़ दूँ तो मेरा कहलाएगा सेकेंडरी अमीन, और अगर तीसरे को भी जोड़ दूँ तो मेरा कहलाएगा टर्सरी अमीन। अब हमारा यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं लेकिन एक हमने हटा दिया, लेकिन हमारा क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। तो एरोमेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम कंपाउंड ऐड करेंगे वो हमारा एरोमेटिक होना चाहिए। अब एरोमेटिक कंपाउंड में हमारा एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है बेंजीन का, तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन ऐड कर देंगे। तो यहाँ नॉर्मली देखो क्या है, ये हमारी पूरी रिंग है बेंजीन की और ऊपर हमारा NH2 है, यानी कि ये N है और H2 है। तो ये हमारा एक हाइड्रोजन हट के रिमूव हुआ तो हमारा प्राइमरी हो गया, और एरोमेटिक जुड़ा तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हमारा यहाँ बन जाता है। अब ये हमारे एरोमेटिक क्या होते हैं, बेंजीन क्या होता है, ये आप 3rd सेमेस्टर में बहुत डिटेल्स में, यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी एरोमेटिक पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेंगे। अब जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है ये हमारा इस नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और साथ में देखो HCl हमारा खत्म नहीं होगा, अभी हमारा HCl भी है, तो साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl करेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा नॉर्मली कि ये जो हमारा N है ना, ये N हमारा क्या करेगा, इधर के NO2 यहाँ से हमारे जो N, तो इस NO2 में से जो हमारा ये N आपको दिख रहा है, ये मेन N हमारा क्या जाएगा, इसके साथ जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमको 2 N चाहिए थे, 2 N यहाँ रिएक्ट करेंगे, और इधर HCl में से हमारा जो Cl है वो यहाँ जाके जुड़ेगा। तो सिंपल नॉर्मली मैं बताऊँ तो देखो रिंग हमारी यहाँ जुड़ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा जो N जुड़ा हुआ है ये N, अब इस N के साथ में क्या होगा, यहाँ पे जाके मेरा ये वाला N भी जाके जुड़ जाएगा, और ये जो मेरा बनेगा इसको बोलते हैं डाईएजो कंपाउंड। अब यहाँ पे जो इधर का क्लोराइड है वो भी मेरा यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा, यानी कि डाईएजोनियम एक तरह से साल्ट, क्लोराइड लगा इस वजह से ये हमारा पूरा NaCl साल्ट होता है, ऐसे ही N+Cl हमारा ये साल्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया डाईएजो और ये हमारा साल्ट, तो ये बन जाएगा डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा। अब इधर क्या क्या बचेगा, तो नॉर्मली बहुत सिंपल है, एक H हमारा इधर बच गया, एक H हमारा इधर बच गया, 2 H हमारे इधर बन गए, यानी कि 4 H बचे, दो हाइड्रोजन बचे। तो अगर मैं यहाँ पे 2H2O लिख दूं तो देखो 2 2 4 हमारे 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, 1 2 3 4, और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पूरे हो गए। तो इस तरह हमारे यहाँ पे 2 वाटर की फॉर्म में यहाँ रिएक्शन में बन जाएगा, और हमारा बन जाता है डाईएजोनियम साल्ट। और ये जो हमारा डाईएजोनियम साल्ट बन जाता है एक्चुअल में यही हमारे पूरा, इसी वजह से हमारा पूरा नाम ही इसका क्या है, डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन है। अब लॉजिक समझो कि ये पूरा काम कैसे कर रहा था। तो यहाँ से हमारे जो सोडियम नाइट्रेट था NaNO2 था वो हमारा नीचे गिर रहा था, और नीचे आके वो अल्टीमेटली देखो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, यानी कि पहले नाइट्रस एसिड में जाएगा फिर फाइनली जाके वो हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को क्या करा था, यहाँ पे डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करके हमारे इस पूरे प्राइमरी एरोमेटिक को यूटिलाइज करना खत्म कर रहा था। अब जैसे ही हमारे फाइनली मतलब जैसे ही हमारे सारे के सारे एरोमेटिक अमीन यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, उसी मूवमेंट पे हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना हमने यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट का यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल किया, और उसी को हम जब मेजर कर लेंगे तो जब सोडियम नाइट्राइट इनडायरेक्टली क्या करा है, हमारे इस पूरे एरोमेटिक अमीन को खत्म करा। जैसे ये खत्म होंगे हम समझ जाएंगे कि अब जितने हमारे सोडियम नाइट्रेट है ये हमने यूज कर लिया, और जितने ये होंगे उसी के बराबर हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन यानी कि ये तो हमें पता था, तो इसकी कंसंट्रेशन की मदद से हम यहाँ पे अपने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की कंसंट्रेशन को पता लगा लेते हैं। तो ये था हमारा डाईएजोनियम साल्ट।
अब जो बच्चे यहाँ तक पढ़ रहे हैं, आपने वही ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताओ। बाकी आप लोगों के मन में एक डाउट अब तक आ जाना चाहिए कि सर हम एंड पॉइंट कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अब तक हमने बात ही नहीं की है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का, और वो इंडिकेटर हमारा होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इंडिकेटर इसमें नहीं डाल रहे हैं, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, अब रिएक्शन होने के बीच में जैसे हमें एक आइडिया रहेगा, तो हम बीच बीच में क्या करेंगे, एक इस तरह की अपनी पूरी की ग्लास ट्यूब लेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, और एक्सटर्नल इंडिकेटर में हम लेते हैं स्टार्च इंडिकेटर को। तो वो स्टार्च इंडिकेटर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, एक पेपर होगा स्टार्च पेपर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिप करेंगे बार बार ग्लास रॉड को, और इसमें डालेंगे, डिप करेंगे, डालेंगे, डिप करेंगे, डालेंगे। अब जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे हमें देखा कलर चेंज हो रहा है, हम तुरंत यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, और वहीं पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर का। तो ये सारी रिएक्शन हो गई। अब जो सोडियम नाइट्राइड है वो इसके साथ करके HNO2 माइनस नाइट्रस बनेगा, और फाइनली हमारा डाइअजोनियम साल्ट बन जाता है। अब इसके देखो मेथड भी आते हैं, तो आप ये भी लिख के आ जाना कि ये हमारे बेसिकली 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड जो हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपने नॉर्मल अभी परफॉर्म कर रहे हैं, लिख के आ जाना आइस वाटर पर, ये सब करके। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम नाइट्रस एसिड जो हम ऊपर से डालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस में डाल देंगे, जो आपने पढ़ा। अदर मेथड हमारा नॉर्मली क्या है, यूज फॉर दोज कंपाउंड इन विच ऑक्साइड ग्रुप आर प्रेजेंट। तो इसको भी देख लो। मेन आपका डायरेक्ट वाला जो आप कर रहे हो आ जाए तो बस नाम लिख के आ जाना। मेन आपकी जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे समझ चुके हो, ये आप समझ चुके हो। बाकी अब हम थोड़ा बात करते हैं कैसे इसको तैयार करोगे। तो मेथोडोलॉजी देखा जाए, जब प्रोसीजर देखा जाए, सबसे पहले आपको चाहिए सोडियम नाइट्राइड जो आपका ऊपर था। तो ये पाने के लिए आपको क्या करना है, 7.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइड लोगे, उसको वेट करोगे, और उसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके आप 1 लीटर तक पानी मिला दोगे। तो 1 लीटर में आपका ये सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। देन कैसे आपको करना है, आप यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक में अभी हमने एग्जांपल लिया है सल्फोनेमाइड का। और जब इसको लोगे तो इसका 0.5 ग्राम लोगे, इसका वेट करोगे, और इसको वीकर में डाल दोगे, यानी कि नॉर्मली आपने यहाँ पे वीकर ले लिया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, 20 ml आप इसमें HCl डालोगे, फिर 50 ml आप इसमें डिस्टिल वाटर डालोगे, और उसके बाद इसमें मतलब पूल इसको लगभग 15 डिग्री तक आप लेके आ जाओगे, थोड़ा ठंडा करोगे। तो नॉर्मली क्या हुआ, आपने यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डाला, आपने HCl डाला, उसके बाद आप इसमें थोड़ा वाटर भी डाला, और आपका ये सॉल्यूशन बनके तैयार है। अब लास्ट में क्या होगा, आप इसमें 25 ग्राम क्रश्ड आइस, यानी कि हम थोड़ी बर्फ भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर का कम करना है। और जब बर्फ डालने के बाद हम इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब टाइट्रेशन ऊपर से गिरता जाएगा, यहाँ पूरा नाइट्रस एसिड बनेगा, बनने के बाद हमारा ये पूरा करके डाइअजोनियम क्लोराइड साल्ट बनेगा। तो एंड पॉइंट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल के लिए स्टार्च आयोडाइड पेपर को लेंगे, जो एक एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह है। अब ग्लास रॉड को हम यहाँ पे डिप करेंगे, और डिप करने के बाद हम इसमें से निकाल के बार बार स्टार्च आयोडाइड पेपर पे डालते रहेंगे, टच करेंगे। अब जैसे ही क्या होगा, हमारा एक डीप ब्लू कलर हमको दिखाई देगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। वहीं पे हम इस रिएक्शन को रोकने के बाद अपने बाकी के काम शुरू कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये पूरी टाइट्रेशन चलती है। तो 1 ml ऑफ 0.1 एन के बराबर ये होता है। तो कैलकुलेशन आप यहाँ सिंपल देख लेना। बाकी एप्लीकेशन देखी जाए तो ये हमारी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की डिटरमिनेशन में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हमारे जो सल्फा ग्रुप होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सल्फोनामाइड दिए थे, उसके सल्फा ग्रुप की डिटरमिनेशन में भी हेल्प करेंगे, प्रोकैन हाइड्रोक्लोराइड की डिटरमिनेशन में भी हेल्प करेंगे। तो ये था पूरा हमारा यहाँ पे डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में। अगर आता है तो इतना आप लिख के आ जाना, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो अब देखो, हमने चारों टॉपिक अपने कवर कर लिए यूनिट 3 के। अब इसी से मिलते जुलते हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। अब जो हमारा बेरियम सल्फेट है ना, ये हमारे ग्रेविमेट्री एनालिसिस वाले मेथड से होगा, तो ज्यादा कुछ समय मेहनत करनी नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे एक्चुअल में, कि हम अपने जो सल्फेट की कंसंट्रेशन को पता लगाएंगे। अब थोड़ी बात आप लिख देना, जैसे बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है BaSO4, मोलिकुलर वेट होता है 233.4 ग्राम पर मोल। अब प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए तो देखो, जो हमने ग्रेविमेट्री में पढ़ा था वही बात यहाँ पे है, कि इन दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा उसको ऐड किया जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो हमारे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे बेरियम सल्फेट के। तो यही रिएक्शन हमने देखी थी VaCl2 प्लस H2। देखो जहां भी प्रिंसिपल आएगा ना, वहां पे आपको रिएक्शन जरूर लिख के आनी है। तो ये बात होगी। तो यहाँ पे देखो VaSO4 हमारे जुड़ के बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे 2 HCl हमारा बन जाएगा, और ये हमारे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे व्हाइट कलर के। ठीक है, अब प्रोसीजर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेरियम क्लोराइड जो आपने नॉर्मल लिया वो लेना है 20 ग्राम के करीब, उसको 1000 ml पानी में आपको घोल के एक सॉल्यूशन तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। अब ये कंसंट्रेटेड है तो इसको आपको सिर्फ 100 ml पानी में घोल के H2SO4 का सॉल्यूशन तैयार करना है। जब दोनों सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे, देन आपको क्या करना है कि आपको 25 ml बेरियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन लेना है इसके अंदर से, और उसको 500 ml वाले बीकर में डाल देना है। अब उसके बाद जो आपने यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 बनाया था, इसका 0.5 ml आप सिर्फ लोगे, 25 ml में 0.5 ml, और उसको इसके अंदर डाल दोगे। देन आप 100 ml तक सॉल्यूशन बना दोगे। तो हमारा एक पूरा इन दोनों का सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, बेरियम सल्फेट हमारा
हमारा बन गया। अब इसके प्रेसिपिटेट हमारे थोड़े कम बने होंगे, तो आपने क्या देखा था कि अगर हमें प्रेसिपिटेट बनाने हैं तो एक तो थोड़ी सी हीट सप्लाई कर दो, उसके अलावा हमें डाइल्यूट H2SO4 जो हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की तरह था उसको हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हमारे प्रेसिपिटेट बन के तैयार हो जाते हैं। और जब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो बस उनको सेपरेट आउट कर लेंगे, बाकी ग्रेविमेट्री की बाकी प्रोसेस सेपरेट आउट कर लेंगे, इग्निशन करेंगे, सॉरी पहले हम उसकी डाइजेशन करेंगे और उसके बाद हम उसकी फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे ड्राई करके, और एंड में हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूला लगा के उसके वेट यहाँ पता लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। तो देखो ये सिंपली हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की मदद से हो रहा था। अब इसमें हमारे जो ऊपर टाइट्रेंट था वो हमारा क्या था, EDTA था, और हम यहाँ पे मेटल आयन की कंसंट्रेशन को पता लगा रहे थे। तो मेटल आयन हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो इसमें हमें कैल्शियम के बारे में पता लगाना होगा, और इंडिकेटर हमारा मोर्टेंट ब्लैक है। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला क्या है, सॉरी C12H22CaO14। तो ये कैल्शियम हमारा एक यहाँ पे मेटल है, मोलिकुलर वेट हमारा होता है 430 टन 373 ग्राम पर मोल। अब प्रिंसिपल क्या है कि EDTA हमारा जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ में तो एक फॉर्म कॉम्प्लेक्स करेगा, और एंड पॉइंट हम इसकी मदद से पता लगाएंगे। तो हमें पूरे की जरूरत नहीं थी, हमें केवल मेटल आयन पता लगाना था। तो कैल्शियम यहाँ पे 2 पॉजिटिव EDTA करेंगे, हमारा कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब प्रोसीजर क्या है, हम यहाँ पे 0.4 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, उसको कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, उसको 50 ml वार्म वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद 5 ml उसमें डाई सोडियम के EDTA जोड़ेंगे, और 10 ml उसमें स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जोड़ेंगे, और बाद में मोर्टेंट ब्लैंक का इंडिकेटर जोड़ेंगे। अब ये कैसे हुआ था, हमने वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्समेट्रिक टाइट्रेशन थी मेटल इंडिकेटर वहाँ अच्छे से कवर किया था। अब लास्ट में क्या करेंगे, टाइट्रेशन करते जाएंगे। पहले जो मोर्टेंट ब्लैक जो इंडिकेटर है ये हमारा कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा जो ऊपर का पूरा EDTA है वो पूरा रिएक्ट करेगा, और जब एंड पॉइंट आएगा तब जो हमारा जो कैल्शियम सॉरी यहाँ पे जो हमारा EDTA है ना वो क्या करेगा, इस मोर्टेंट ब्लैक सेकंड इंडिकेटर को हमारे कैल्शियम आयन से सेपरेट आउट कर देगा, और हमारा जो कलर था वो वाइन रेड हो गया था इसकी वजह से, जुड़ने की वजह से बाद में वो ब्लू कलर को हो जाएगा, और हमारा ये इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट को, और इससे हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बात और लिख आ जाना कि ईच ml ऑफ 0.05 m EDTA जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं इज इक्वल टू 0.02242 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो एक ये लिख के आ जाना, तो ये आप लिख के आ जाओगे इतना बहुत, और बाकी जब भी लिख के आओगे देखो पूरा लॉन्ग में तो आता नहीं है, 1-2 मिल के आएगा, तो आप कॉम्प्लेक्समेट्रिक टाइट्रेशन इन सब के बारे में भी लिख के आ जाना। तो यही थे हमारे 2 क्वेश्चन, अगर इनके बारे में आता है तो आप लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूनिट 3 आपको कंप्लीट करा दी है। अब आपको बताना है भाई वीडियो कैसी लगी, और एक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अब आपको देखो मैंने सब कुछ टाइट्रेशन आपको पूरी यूनिट 3 शॉर्ट में अच्छे समझा दी। अब एक क्वेश्चन है कि एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आप कैसे करोगे, ये किसी हमारी टाइट्रेशन की मदद से होगा, और जो मैंने एग्जाम्पल नहीं दिए उसके अलावा होगा, तो आप देख लो भाई किस में से होगा। तो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये आपको होमवर्क में कैसे का प्रोसीजर है, चाहे लिखो चाहे अपना खुद करके रखो, पर इसको करके रखना। तो ये यूनिट हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी 20-30 मार्क्स को, और मैंने सारा कुछ आपको यहाँ बता दिया। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को लाइक करो और सभी के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इसकी PDF आपको क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।